दिख रहा है क्या? हाँ जी, हाँ जी। अब आ गया ना? ये सब तो हो गया, हमें मेन इसको देखना है। ठीक है। तो कौन सा स्क्रीन दिख रहा है तुम्हें? SAP R3 आर्किटेक्चर? नहीं, डिस्पैचर वाला लिख रहा है। पिको की। डिस्पैचर वाला? तो हाँ वही है, SAP R3 आर्किटेक्चर। ठीक है। सबसे पहले जो है, ये क्लियर हो गया तुम लोगों को, व्हाट इज प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर एंड डेटाबेस लेयर? ये क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है। प्रेजेंटेशन लेयर से एप्लीकेशन लेयर पे कनेक्ट करने के लिए SAP GUI के थ्रू एक प्रोटोकॉल यूज होता है। उस प्रोटोकॉल का क्या क्या नाम है? डाय फुल फॉर्म? डायनामिक एक्टिव इंफॉर्मेशन उल्टा एंड बोल रहे हो, डायनामिक इन्फॉर्मेशन एक्टिव गेटवे। अच्छा, डायनामिक इंफॉर्मेशन एक्टिव रहती है। ठीक है। ये सब चीज़ रट्टा मार के याद रखना, कभी भी मैं पूछ सकता हूँ। हम्म, ठीक है। डायक करके प्रोटोकॉल होता है विच इज रिस्पॉन्सिबल टू एनेबल कम्युनिकेशन बिटवीन प्रेजेंटेशन लेयर टू एप्लीकेशन लेयर। ठीक है। सो ठीक है। एंड फ्रॉम प्रेजेंटेशन लेयर, from presentation layer we can access SAP application via two way, either SAP GUI or either web browser. So web browser is nothing that is Chrome and Internet Explorer. And when you use this SAP web browser, then the protocol will be used HTTP or आई HTTPS. ठीक है। ओके। HTTP and HTTPS. HTTPS S is nothing, it's a secure protocol. HTTP is without secure. And for SAP GUI, this DIG protocol used. Okay. So, for example, if you want to log in into the SAP application from presentation layer, what all information required? क्या क्या डिटेल्स चाहिए प्रेजेंटेशन लेयर से एप्लीकेशन लेयर पे लॉग इन करने के लिए? एप्लीकेशन सर्वर का आईपी या होस्ट नेम, एसआईडी, इंस्टेंस नंबर। उससे क्या होगा? उससे तुम वहां तक पहुंच सकते हो। ठीक है। डिस्पैचर यदि तक। हमें, मैंने एग्जांपल दिया था, यदि हमें नोएडा से ग्रेटर नोएडा जाना है तो उसके लिए हमें रास्ता पता होना चाहिए कि कैसे जाना है। ठीक है। लेकिन ग्रेटर नोएडा पहुंचने के बाद किस पर्टिकुलर रूम में जाना है, किस सोसाइटी में जाना है, उसका इंफॉर्मेशन होना चाहिए। ठीक है। तो वो इंफॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास आईपी एड्रेस है। आईपी एड्रेस का मतलब हो गया कि तुम्हें सोसाइटी का पता है कि इस सोसाइटी के अंदर जाना है, सोसाइटी का नाम पता है। ठीक है। आईपी एड्रेस, इंस्टेंस नंबर और एसआईडी, ये तीन एसआईडी। चीज़ यदि पता है तो किसी भी सोसाइटी के पास पहुंच जाओगे। लेकिन सोसाइटी में एंट्री करने के लिए तुम्हें बताना पड़ेगा ना कि किस फ्लैट में जाना है। जी। ठीक है। तो वहां पे आ जाता है कॉन्सेप्ट यूजर आईडी एंड मैसेज। पासवर्ड का। ठीक है। तो यूजर आईडी पासवर्ड बताओगे तभी तो तुम SAP एप्लीकेशन के अंदर लॉग इन कर पाओगे। जी। ठीक है। तो आईपी एड्रेस, SID एंड इंस्टेंस नंबर चाहिए किसी भी SAP एप्लीकेशन से कनेक्ट करने के लिए। एंड जब कनेक्शन बिल्ड हो जाएगा तो एक स्क्रीन खुल के आती है, उसे हम एक न्यू डायलॉग बॉक्स बोलते हैं। और उस न्यू डायलॉग बॉक्स में तुमसे पूछेगा कि व्हाट इज योर यूजर आईडी एंड पासवर्ड। इफ यू डू नॉट हैव योर यूजर आईडी एंड पासवर्ड, यू विल नॉट एबल टू लॉग इन इनटू द SAP एप्लीकेशन। अब होता क्या है, जैसे ही तुमने तुम तुमने सोचा कि चलो मेरे पास यूजर आईडी पासवर्ड तो है नहीं, एक बार ट्राई करते हैं कहीं लॉगिन हो जाए। ठीक है। तो तुमने डाल दिया पासवर्ड, यूजर डाल दिया XYZ और पासवर्ड डाल दिया ABC1@123। ठीक है। अब ये प्रेजेंटेशन लेयर क्या करेगा, तुम्हारे रिक्वेस्ट को लेके जाएगा डिस्पैचर के पास। ये क्या है? जस्ट लाइक सिक्योरिटी गार्ड मेन गेट पे बैठा हुआ है, सोसाइटी के मेन गेट पे बैठा हुआ है। तो उसमें जो है ना, वो पूछेगा उससे कि कहाँ जाना है भाई। तो ये रिक्वेस्ट पूछता है, जैसे ही यूजर का रिक्वेस्ट आता है डिस्पैचर के बाद, ये बिना देखे उसको आगे भेज देता है। वो यदि बोल देता है कि ठीक है मुझे इस फ्लैट में जाना है,
तो वो बोल देगा, ठीक है, क्योंकि रिक्वेस्ट आया है। तो डिस्पैचर का काम है कि कुछ नहीं पूछना, वो सीधा उसको फॉरवर्ड कर देगा, डिस्पैच कर देगा। Dispatcher is only responsible to take request from the SAP presentation layer and dispatch or transfer those requests into the work process. So जो ये जो दिख रहे हैं DEVMGBS, ये सारे क्या है, वर्क प्रोसेस है। मैसेज और गेटवे, इसका देखो कलर चेंज है। मैसेज और गेटवे जो है क्या है, ये सर्वर है, इसको हम सर्विसेज भी बोलते हैं। बट दीज ऑल आर dialog, enqueue, update, background and spool. These all are work process। ठीक है, तो ये 5 वर्क प्रोसेस है और 2 क्या है, सर्विसेज है। जैसे ही तुम्हें डी दिखे समझ जाओ डायलॉग है, ई जो है एनक्यू है, वी जो है अपडेट है, एम मैसेज सर्वर है और गेटवे सर्वर है, जी बी बैकग्राउंड वर्क प्रोसेस है और एस स्पूल वर्क प्रोसेस है। इतना समझ में आ गया जी। तो जो भी रिक्वेस्ट आएगा आइदर राइट और रॉन्ग, डिस्पैचर विल डिस्पैच टू द वर्क प्रोसेस। समझ में आया, क्या करेगा, वो चेक नहीं करेगा। डिस्पैचर के पास उतना टाइम नहीं है कि वो चेक करेगा, वो कुछ चेक नहीं करेगा। तुमने यूजर का, उसको भेज देगा, हाँ वो भेज देगा डायलॉग वर्क प्रोसेस के पास। वो बिना सोचे समझे, चाहे वो यूजर आईडी रॉन्ग है या राइट है, वो डिस्पैच कर देगा। इसके पास इतना टाइम नहीं है कि वेरीफाई करेगा। ठीक है, ये क्या करेगा, उस रिक्वेस्ट को डायलॉग वर्क प्रोसेस के पास भेज देगा। अब यहाँ पे मेन चीज समझने का है कि कौन सी रिक्वेस्ट को डायलॉग वर्क प्रोसेस प्रोसीड कर सकता है, प्रोसेस कर सकता है और किसको नहीं कर सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसको समझना है। तो डायलॉग वर्क प्रोसेस इज ओनली रिस्पॉन्सिबल to process those requests which doesn't require too much time and doesn't require lot of resources. Okay, when I'm saying resources means memory and CPU. Okay, so वैसे रिक्वेस्ट को डायलॉग वर्क प्रोसेस प्रोसेस करेगा जो बहुत ही कम समय के लिए, बहुत ही कम समय की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, जो कि विद इन अ सेकेंड और विद इन अ मिनट प्रोसेस हो जाए। विद इन मिनट तो ज़्यादा मैंने बोल दिया, विद इन अ सेकेंड और 2 सेकेंड और 5 सेकेंड के अंदर प्रोसेस हो जाए, वैसे रिक्वेस्ट को जो है डायलॉग वर्क प्रोसेस खुद प्रोसेस करता है। ठीक है, यदि उसको लगता है एक डाउट है, बुक में लिखा था कि 600 टू 1800 सेकंड तक का रिक्वेस्ट ये लेता है। वो आगे बताऊंगा, सेट करना पड़ता है। डायलॉग जो है ना, वो उतने टाइम तक जो है रिक्वेस्ट को अपने पास रख सकता है। दैट इज द टाइम आउट पीरियड होता है। हाँ, टाइम आउट होता है उसका। ठीक है, लेकिन ये मिनिमम जो है ना, जितनी कम समय वाला होता है, मतलब लेस टाइम कंज्यूमिंग और लेस मेमोरी कंज्यूमिंग वर्क को डायलॉग वर्क प्रोसेस खुद प्रोसेस करता है। ठीक है, इसको यदि लगता है कि ये टाइम कंज्यूमिंग टास्क है और हाई मेमोरी कंज्यूमिंग टास्क है, तो ये उस रिक्वेस्ट को बैकग्राउंड वर्क प्रोसेस के पास भेज देता है। ये बैकग्राउंड है, ये बैकग्राउंड वर्क प्रोसेस है। ये डायलॉग वर्क प्रोसेस है और ये बैकग्राउंड वर्क प्रोसेस है। तो बैकग्राउंड वर्क प्रोसेस का काम क्या है कि ये यदि आधे घंटे का भी कोई रिक्वेस्ट है जो जिसको प्रोसेस करने में आधा घंटा टाइम लगेगा या 1 घंटा लगेगा या 2 घंटा लगेगा, तो ये बैकग्राउंड प्रोसेस जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन लेस टाइम कंज्यूमिंग और लेस मेमोरी कंज्यूमिंग टास्क के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, डायलॉग वर्क प्रोसेस। इतना समझ में आ गया। डायलॉग जो है स्मॉल रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा और बैकग्राउंड जो है बिग रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा। ये समझ में आ गया जी। कोई डाउट है किसी को? एक डाउट ये है कि डिस्पैचर के पास जब रिक्वेस्ट आती है तो उसको पता होता है कि कौन सी वाली रिक्वेस्ट है, ये बैकग्राउंड है या डिस्पैचर डायलॉग को पता नहीं होता है, डिस्पैचर को कुछ पता नहीं होता। है? डिस्पैचर को नहीं पता होता है। डिस्पैचर सीधा सीधा डायलॉग को ही प्रोसेस से रिक्वेस्ट भेजेगा। यहाँ पे देख रहे हो ना, ये डिस्पैचर के पास आया और ये रिक्वेस्ट किसके पास जा रहा है, डायलॉग के पास जा रहा है। और डायलॉग जो है ना एलोकेट कर रहा है किसको, हाँ डायलॉग जो एलोकेट कर रहा है ये यूजर कंटेंट और एसएपी बफर एरिया को। हाँ, तो
डिस्पैचर जो है डायलॉग को सेंड करेगा, और डायलॉग जो है वो अपना कैलकुलेशन चेक करता है। यहाँ पे एक टेबल्स होता है, टेम्परेरी टेबल्स होता है डायलॉग के पास, ठीक है। टेम्परेरी टेबल्स में जो है ना, हर एक सेकंड पे 0.5 सेकंड पे ये अपडेट करते रहता है कि वी हैव ए रिक्वेस्ट, ठीक है। और जैसे ही देखता है बैकग्राउंड वर्क प्रोसेस कि ये रिक्वेस्ट मेरे से रिलेटेड है, वो उठाता है उसको और प्रोसेस करना शुरू कर देता है, ठीक है। टेम्परेरी टेबल्स जो है ना, टेम्परेरी टेबल्स होता है 3-4 टेम्परेरी टेबल्स होता है। वीवी से शुरू होता है, वीवी एचडीआर करके होता है, वीवी मोड होता है, वीवी एरर होता है, वीवी डेटा होता है। ये सारे हाँ, ये सारे टेम्परेरी टेबल्स होता है। इसके अंदर ये रिक्वेस्ट को राइट कर देता है, और उस टेबल्स को ये बाकी के जितने भी वर्क प्रोसेस है वो रीड करता है, और जिसका जो रिक्वेस्ट होता है वो अपना उस रिक्वेस्ट को पिक करता है, और पिक करने के बाद उसको प्रोसेस करके वापस डायलॉग के पास सेंड कर देता है, और डायलॉग फिर वापस डिस्पैचर को दे देता है। इतना चीज समझ में आया? ये समझ में आया नहीं आया? हम्म, हम्म। देखो देखो एक्चुअल में क्या है, डायलॉग को बोलते हैं हम मल्टीटास्किंग प्रोसेस, मल्टीटास्किंग वर्क प्रोसेस। और बैकग्राउंड जो होता है वो सिंगल टास्किंग होता है, ठीक है। तो डायलॉग्स जो है अपने आप को एक ही काम के लिए ऑक्यूपाई करके नहीं रखना चाहता है, क्योंकि उसकी जो नेचर है उसे मल्टीपल रिक्वेस्ट को हैंडल करना है, क्योंकि वो मल्टीटास्किंग है। और बैकग्राउंड बोलता है कि मैं एक टाइम पे एक ही काम करूंगा, दूसरा काम करूंगा ही नहीं, ठीक है, चाहे वो मुझे जितना बड़ा काम दे दो, ठीक है। तो और जब वो काम कंप्लीट होगा तभी दूसरा मैं काम करूंगा। ये समझ में आया? तो डायलॉग वर्क प्रोसेस अपने आप को फ्री करके रखना चाहता है। उसको लगता है कि जैसे ही थोड़ा सा बड़ा टास्क है वो बैकग्राउंड को खिसका देता है, अपने आप को फ्री रखता है। हाँ, तो एक डायलॉग वर्क प्रोसेस जो है एवरेज यदि मैं बोलूँ तो 7 से 10 यूजर के रिक्वेस्ट को एट ए टाइम हैंडल कर सकता है, ठीक है। तो इनकेस यदि तुम्हारे सिस्टम में, लाइव सिस्टम में 20 डायलॉग वर्क प्रोसेस है, तो उसको 20 से 10 से गुना कर दो, तो एक टाइम पे जो है 200 यूजर की रिक्वेस्ट को हैंडल कर सकता है। तो इन फ्यूचर जब लाइव इन्वायरमेंट में काम करोगे और तुम्हें लगेगा कि अभी जो है ना यूजर AL08 एक ट्रांजेक्शन कोड होता है, नोट कर लो ट्रांजेक्शन कोड। टी कोड साइड में लिखते जाना, क्योंकि मैं बीच बीच में टी कोड भी बोल देता हूँ, तो एक जगह कलेक्ट करके लिखते जाना कॉपी में। टी कोड है AL08। लॉग ऑन इन्फॉर्मेशन के लिए कितने यूजर हाँ, लॉग डाउन है। यूजर कितने यूजर लॉग्ड इन है। तो AL08 में यदि तुम देखोगे, और लॉग्ड इन यूजर जो है ना उसको जो है क्या बोलते हैं, कॉन्करेंट यूजर बोलते हैं। तो कॉन्करेंट, हाँ, कॉन्करेंट यूजर यदि मोर देन 200 है और तुम्हारे पास डायलॉग और प्रोसेस 20 ही है, तो तुम समझ लेना कि तुम्हारा यूजर को रिस्पॉन्स टाइम स्लो आएगा, यूजर का रिस्पॉन्स टाइम स्लो आएगा। और यदि 20 तुम्हारा डायलॉग और प्रोसेस है और 100 कॉन्करेंट यूजर है, तो रिस्पॉन्स जो है फास्ट रहेगा। ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना। और डायलॉग जो है मल्टीटास्किंग है, बैकग्राउंड जो है सिंगल टास्किंग है। जो टाइम कंज्यूमिंग और जो मेमोरी कंज्यूमिंग टास्क होता है वो बैकग्राउंड वर्क प्रोसेस हैंडल करती है, और जो लेस टाइम कंज्यूमिंग और लेस मेमोरी कंज्यूमिंग टास्क होता है वो डायलॉग वर्क प्रोसेस उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है। ये जब दो, सिस्टम साइजिंग करते होंगे तभी डिसाइड होता होगा ना कितने वो कॉन्करेंट तभी, यूजर रहेंगे हाँ, आपके वो तभी सिस्टम में। डिसाइड होता है। लेकिन इन फ्यूचर में भी मैं बताऊंगा कि फॉर एग्जांपल तुमने साइजिंग कर लिया कि नेक्स्ट 5 ईयर में तुम्हारा जो ग्रोथ होगा यूजर्स का वो 300 से 500 तक होगा, ठीक है। ओ और तुमने जो साइजिंग किया मैक्सिमम 500 के अकॉर्डिंग कर लिया, लेकिन ओ तुम्हारे बिजनेस में ड्रास्टिकली चेंज हो गया और 500 की जगह पे 700 निकल यूजर हो गए। जाएगा, ठीक है। उस केस में क्या करोगे, ठीक है। उस केस में तुम पूरा का पूरा SAP एप्लीकेशन जो तुमने 1 करोड़ या 2 करोड़ में इम्प्लीमेंट करवाया, वो उसको पूरा का पूरा तो हटाओगे नहीं या सर्वर को चेंज नहीं करोगे,
ठीक है। तो उस केस में एसएपी ने एक अलग से एडिशनल सर्वर जो बताया था, जो डायलॉग वर्क प्रोसेस बोलते हैं, जो डायलॉग इंस्टेंस बोलते हैं, जिसको हम आजकल जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आया है उस लैंग्वेज में एडिशनल एप्लीकेशन सर्वर बोलते हैं, वो अलग से हम एक दूसरा सर्वर परचेज करके उस पर इंस्टॉल करके इसी सिस्टम के साथ, इसी एप्लीकेशन के साथ अटैच कर सकते हैं। ठीक है। तो 200 यूजर के लिए हमें और 20 डायलॉग वर्क प्रोसेस चाहिए। तो 20 डायलॉग वर्क प्रोसेस के साथ एक अलग से एडिशनल एप्लीकेशन सर्वर बनाएंगे और इसी में मैसेज मैसेज सर्वर के अंदर ग्रुप बना के डाल देंगे उस सर्वर को भी। ठीक है। तो किसको किसको समझ में आया ये डायलॉग वर्क प्रोसेस और बैकग्राउंड वर्क प्रोसेस? जी आ गया। हाँ जी, हो गया, सही है। सब सबको आ गया समझ में? कोई कोई डाउट है? ठीक है। अब ये देखो कि एग्जाम्पल, वी हैव ओनली वन डिस्पैचर, ओके, बट एक टाइम पे तो यूजर के पास एक ही रिक्वेस्ट नहीं आएगा डिस्पैचर के पास। वी हैव 200 यूजर्स, सो 200 यूजर एक ही साथ रिक्वेस्ट भेज सकता है, या 100 यूजर भी भेज सकता है, या 50 यूजर भेज सकता है। इट्स डिपेंड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ यूजर। तो उस केस में डिस्पैचर क्या करेगा? डिस्पैचर तो अकेला है, वो उतने सारे रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा एक साथ? वो डिस्पैचर क्यू में डाल देगा और वहां से फीफो बेस्ड का यूज करेगा। हाँ, तो ये जो FIFO लिखा हुआ है, फीफो, फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्यू। तो डिस्पैचर क्या करता है कि एक से अधिक यदि रिक्वेस्ट डिस्पैचर के पास आ जाता है, तो यहाँ पे रिस्पॉन्स वन, रिक्वेस्ट टू, रिक्वेस्ट थ्री, रिक्वेस्ट फोर, रिक्वेस्ट फाइव, ऐसे करके वो अपना एक क्यू बना लेता है। और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब होता है कि जो रिक्वेस्ट उसके पास सबसे पहले आया था, 1 नंबर पे आया था, उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा। वो हो जाएगा तो सेकंड को पिक करके प्रोसेस करेगा, वो हो जाएगा तो थर्ड को पिक करके प्रोसेस करेगा, और इसी तरह जो है वो सेंड करते रहेगा डायलॉग वर्क प्रोसेस के पास। और डायलॉग वर्क प्रोसेस तो मल्टीटास्किंग है, तो एक टाइम पे 6-7 रिक्वेस्ट को जो है आराम से प्रोसेस करेगा, नहीं होगा तो दूसरे को बढ़ाएगा, बैकग्राउंड को दे देगा, और जो खुद प्रोसेस कर सकता है वो खुद प्रोसेस करेगा। तो इसको बोलते हैं। और उसी तरह से जब इसके अंदर रिक्वेस्ट प्रोसेस हो गया, तो रिक्वेस्ट प्रोसेस होने के बाद सब जो है वापस डायलॉग वर्क प्रोसेस को देता है, और डायलॉग वर्क प्रोसेस डिस्पैचर को दे देता है। लेकिन यदि डिस्पैचर उस टाइम पे बिजी होता है, तो ये उसके रिस्पॉन्स क्यू में डालते जाता है, R1, R2, R3। ये तो रिक्वेस्ट की हो गया, और इधर से जो रिक्वेस्ट प्रोसेस होकर गया उसको रिस्पॉन्स क्यू बोलते हैं। तो वो रिस्पॉन्स क्यू में डालते जाएगा, और जैसे डिस्पैचर फ्री होगा यहाँ से उठाएगा, जो सबसे पहले रिस्पॉन्स आया था उसको पहले डिस्प्ले कर देगा, यूजर को बता देगा कि ये तुम्हारा आउटपुट है, जो तुमने कमांड भेजा एसएपी के अंदर, उसका आउटपुट ये है। तो अब तुम्हें तो ये लग रहा होगा कि ये यूजर भेज रहा है डिस्पैचर को, डिस्पैचर डायलॉग प्रोसेस को भेजेगा, फिर इंटरनली प्रोसेस करेगा, और फिर वापस जो है ये रिस्पॉन्स क्यू में डालेगा और फिर यूजर को देगा। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस है, लेकिन वो माइक्रो सेकेंड में कंप्लीट होता है सारा। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, तुमने रिक्वेस्ट दिया, स्क्रीन पे उसका वो आउटपुट आ जाता है। लाइसेंस की जरूरत नहीं है, बस जो यूजर बढ़ेगा ना, उस यूजर का लाइसेंस लेना है। फॉर एग्जांपल कि नहीं, 500 बट लाइसेंस, इसका लाइसेंस 500 तो सीपीयू बेस्ड होता है। CPU किसका? सीपीयू बेस्ड आता है ना इसका लाइसेंस, एसएपी का, नहीं नहीं, नेटवीवर का। SAP एप्लीकेशन का जो है ना यूजर बेस्ड आता है, और जो S4 नहीं हाना हाना का जो है, हाना डेटाबेस का, वो मेमोरी बेस्ड होता है। नहीं सर, नहीं, इसके लिए था। मीन्स उसमें दो कोर थे सीपीयू के, ठीक है, कोर बेस्ड लाइसेंस था, और यूजर का लाइसेंस अलग था जो यूजर लिए हम्म। थे। हम्म। तो बाद में जब ऑडिट हुआ तो 4-5 साल तो उनको पता ही नहीं लगा। एक्चुअली एवरी ईयर उनका एक कंप्लायंस डिपार्टमेंट है, वो ऑडिट करता है ऑडिट हार्डवेयर का करता है। अपना, हम्म। हार्डवेयर का, ठीक है। हम्म। वो कुछ हम्म। टूल देता है, एस लाइसेंस के थ्रू उनको अपडेट करके सब कुछ देना होता है वहां से। तो नहीं, बाद में उन्होंने एक वो क्या होता मिस है, वो गैप गैप पहले निकाला होता कि था। आपका, नहीं अभी हाँ, भी हो रहा है, लास्ट ईयर से जाइए, मैं बता रहा हूँ ना तुम्हें, उसमें क्या और होता है, लाइसेंस ले लिया उनसे। वो क्या होता है उसमें दो तरह के लाइसेंस होते हैं। ठीक है।
दो तरह के लाइसेंस क्या होते हैं, एक तो मेंटेनेंस लाइसेंस होता है, एक तो वन टाइम लाइसेंस होता है। जब तुमने वन टाइम लाइसेंस परचेज किया, उस टाइम पे साइजिंग के बेस पे हार्डवेयर सीपीयू उपीयू सब कुछ कैलकुलेट करके सीपीयू दे कोर दिया। प्लस जितने भी यूजर्स हैं उनको कंसोलिडेट करके वो एक कोटेशन बनाता है, और उस पर 20% या 30% जो भी डिस्काउंट होता है उसके बेस पे वो तुम्हें लाइसेंस बेच दिया। ठीक है। हम्म। अब लाइसेंस जो है डायरेक्ट एसएपी नहीं बेचती है, थर्ड पार्टी होता है उसके बीच में, और हाँ, वो बीच में उसको, थर्ड पार्टी रहा। हाँ उसके थ्रू वो बेचती है। अब वो थर्ड पार्टी की भी मार्जिन होती है। तो कैलकुलेशन जो है ना लाइसेंस का, वो डिपेंड करता है कि थर्ड पार्टी तुमसे किस तरह से ले रही है। लेकिन एसएपी पे जब जाओगे तो एसएपी जो है, जो एसएपी एप्लीकेशंस की लाइसेंस है वो बेस्ड ऑन यूजर ही बेचती है, और डेटाबेस की जो लाइसेंस है हाना डेटाबेस का, बेस्ड ऑन मेमोरी बेचती है। ठीक है। उसके बाद जो ये क्राइटेरिया होता है कि ये तुम्हारा टू कोर होना चाहिए, या क्योंकि उसे पता है तुम्हारा वो कोर, इसलिए चेक करते हैं कि उसे पता है कि यदि ये टू कोर से ज़्यादा बढ़ा रहा है इसका मतलब इसका यूजर बेस बढ़ रहा है। ठीक है। और यूजर बेस बढ़ रहा है तभी ये इसने कोर को बढ़ाया, नहीं तो रिस्पॉन्स उसका स्लो हो जाएगा। यूजर बेस बढ़ेगा, तुमने कोर बढ़ाया नहीं तो तुम्हारा रिस्पॉन्स स्लो हो जाएगा। ठीक है। तो कोर की जो है कैलकुलेशन होती है, लेकिन दैट इज नॉट कंप्लीटली डिपेंड ऑन द लाइसेंस। तुम यदि लाइसेंस में देखोगे तो तुम्हारा यूजर लिखा हुआ होगा। ठीक है। और उसमें भी डिवीजन होता है, प्रोफेशनल लाइसेंस होता है, फंक्शनल यूजर्स के लिए लाइसेंस होता है, एंड यूजर होता उसमें है, स्टैंडर्ड यूजर होता है। तो वो कैटेगरी होता है लाइसेंस का, और उस हाँ कैटेगरी के बेस पे जो है चार्जेज अलग अलग होते हैं। टॉप इसका होता है, प्रोफेशनल सबसे हाईएस्ट होता है, फिर उसके बाद में आपका सॉफ्ट फ्लोर आता है इधर। ठीक है। हम्म। हम्म। ये तो यूजर बेस्ड होते हैं सॉफ्ट फ्लोर और सर्विस वाले। और हम्म। डेवलपमेंट का अलग आता है, हम्म। और पेरोल के अलग आते हैं, सबका अलग अलग है इसमें। सबका अलग अलग नेट है। व्यूवर बिजनेस सूट का, नेट व्यूवर का अलग होता है। बिजनेस सूट का अलग होता है, एस4हाना का अलग होता है, ईसीसी। कुछ ऑर्केस्ट्रा करके कुछ लाइसेंस था उसका, एसएपी सीपीयू ऑर्केस्ट्रा करके कुछ था, अच्छा। उसका ले लिया। 2 कोर का लाइसेंस बढ़ा ले, के। फिजिकल है इसलिए कर नहीं पाया होगा। हाँ, इसलिए नहीं कर पाए। और एक्चुअली ये सब चीजें जब वो डिटेल लेते हैं ना, तो आपको हम्म। पता ही नहीं है कि क्या वो मांगते हैं, और बाद में एनालाइज बाद में होता है ना, ये सब कुछ जो है। आपसे हम्म। तो डिटेल ले ली, हम्म। ठीक है, बाद में उन्होंने कहा कि आपके सीपी ज्यादा है। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, आ रही है। आ रही, आ रही। ठीक है, तो ये दो चीज समझ में आ गया, डायलॉग और बैकग्राउंड। जी। ठीक है। अब देखो थर्ड नंबर, सेकंड नंबर पे क्या है, एनक्यू। ठीक है। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। एनक्यू, एनक्यू का मतलब क्या होता है, लॉक अनलॉक। लॉक अनलॉक, एनक्यू और डीक्यू। तो एनक्यू का क्या काम होता है, जैसे फॉर एग्जांपल जो भी रिक्वेस्ट तुम सेंड कर रहे हो, या जो भी एक्टिविटी कर रहे हो, तो कुछ ना कुछ इंसर्ट कर रहे हो, या अपडेट कर रहे हो, या सेलेक्ट कर रहे हो, या डिस्प्ले कर रहे हो, यही कर रहे हो ना। या तो तुमने लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद सिस्टम के अंदर कुछ देखना है, कोई इन्फॉर्मेशन देखनी है, या कुछ डेटा इनपुट करनी है, या यदि कोई डेटा ऑलरेडी बना हुआ है तो उसमें कुछ एडिशन करनी है, यही सब करते हैं ना एसएपी एप्लीकेशन ओ, के अंदर। जी जी। ठीक है। तो जब भी तुम किसी भी टेबल्स के अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन लाइक इंसर्ट या अपडेट करते हो, तो उस टाइम पे एनक्यू वर्क प्रोसेस का क्या काम है कि वो उस पर्टिकुलर टेबल को लॉक कर देती है, सो दैट कि अदर पर्सन, अदर यूजर कैनॉट मेक एनी चेंजेज इनटू द सेम सिस्टम। ठीक है। ओके। तो वो लॉक कर देता है उस टेबल को, बट दैट पर्टिकुलर टेबल इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर अदर्स यूजर्स फॉर डिस्प्ले ओनली, मीन्स the other users can display each and everything from that particular table, but they cannot make any changes into that particular tables जिसमें वो एक यूजर अपडेट कर रहा है या कुछ इंसर्ट कर रहा है। ठीक है। तो ये क्या करता है, लॉक कर देता है, और जब उसका रिक्वेस्ट प्रोसेस हो जाता है तो उसको अनलॉक कर देता है दूसरे यूजर के लिए। फिर दूसरा यूजर का रिक्वेस्ट आया किसी अपडेट या इंसर्ट का, तो फिर वो उस यूजर के लिए वो लॉक कर देता है।
तो जब तुम ST12, एक ट्रांजैक्शन कोड है ST12 के अंदर जब तुम देखोगे तो यूजर के आईडी से लॉक बनी रहती है, टेबल का भी नाम लिखा रहता है। ठीक है, ट्रांजैक्शन कोड लिखते जाना। पहले मैंने कौन सा टी कोड बताया था? AL08। AL08। और दूसरा अभी कौन सा बताया? ST12। कि SM50 में जो है ना ये डायलॉग वर्क प्रोसेस होता है, ऐसे ऐसे प्रोसेस होती है। और जो मैं रूट फ्लो बता रहा हूँ उसके दिमाग में पूरा घूम रहा होगा। ठीक है। जी जी। अब अब तुमने अभी तक SAP एप्लीकेशन में लॉगिन करके देखा नहीं है, तो इसलिए तुम्हें थोड़ा सा डाउट लग रहा होगा। लेकिन लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ उस चीज को प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग करो। अब ये तो लेमन लैंग्वेज में कोई भी समझ जाएगा। डायलॉग वर्क प्रोसेस है, बैकग्राउंड है, डायलॉग का काम है ये करना, बैकग्राउंड का काम है ये करना, NQ का काम है टेबल को लॉक करना। इन सब चीजों में तो कोई डाउट नहीं लग रहा है ना तुम्हें? ठीक है, तो ये थोड़ा सा भी टेक्निकल कोई भी बंदा होगा तो अंडरस्टैंड कर जाएगा कि हाँ ये इसका ये काम है। ठीक है, तो तुम्हें अभी अभी ज्यादा चीज पे ध्यान नहीं देना है, सिर्फ इतना देखना है कि इसका काम क्या है। और जब एक्चुअल में तुम काम को देखोगे तब रिलेट करोगे, और तब वो पूरा क्लिस्टर क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इतना NQ का समझ में आ गया। ट्रां ट्रांजेक्शन, हाँ ट्रांजेक्शन कोड होता है ST12। उसके अंदर जा करके हम लॉक एंट्री चेक कर सकते हैं कि अभी कितने लॉक है, कौन कौन से टेबल लॉक है और किस किस यूजर ने उसको ऑक्यूपाई कर रखा है ST12 से। और जब मैं ST12 चलाऊंगा रियल में, तब तुम देखोगे तो लॉकों को दिखेगा तो समझ में आएगा ज़्यादा। ठीक है, तो NQ क्लियर हो गया। NQ का क्या काम है? एक ही काम है, टेबल को लॉक करना अनलॉक करना, टेबल को लॉक करना अनलॉक करना। और ये पता कैसे चलता है डायलॉग या बैकग्राउंड क्यों? क्योंकि डायलॉग या बैकग्राउंड ही रिक्वेस्ट जो है प्रोसेस करता है। तो उसको पता कैसे चलता है कि ये पर्टिकुलर टेबल लॉक है? तो वो टेम्परेरी टेबल में जो है ना अपडेट करते रहता है NQ कि ये टेबल लॉक है, और उसी टेबल से जो है ना ST22 इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके SAP GUI पे डिस्प्ले करती है, दिखाती है। नहीं नहीं, टेम्परेरी टेबल सबके लिए एक ही होता है, डायलॉग अपडेट बैकग्राउंड स्पूल सबके लिए एक ही होता है। उसी टेबल में सब अपना अपना इंफॉर्मेशन अपडेट करते रहते हैं। ठीक है, और उस टेबल से एक्चुअल में जो है जहाँ से ST22 इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है वो सिंक होता है। सारा इंटरनली टेबल जो है ना डेटाबेस के अंदर होता है, और डेटाबेस एक दूसरे से जो है ना इंटरकनेक्टेड होती है, टेबल्स एक ही जगह होता है। एप्लीकेशन का कोई भी डेटाबेस नहीं होता, डेटाबेस सेपरेट होता है। यहाँ पे देखोगे तो ये डेटाबेस है और ये सेपरेट लेयर पे है। इसीलिए प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर और डेटाबेस लेयर। सो डेटाबेस लेयर जो है सेपरेट। वो टेबल डेटाबेस के अंदर ही होता है। हाना में या चाहे ओरेकल में या साइबेस में जो भी डेटाबेस पे इंस्टॉल है SAP एप्लीकेशन, उसी टेबल के अंदर ही होता है। लेकिन SAP एप्लीकेशन का अपना एक बफर होता है। बफर इन द सेंस कि हम जितने भी मेमोरी एलोकेट किए, ठीक है, वो मेमोरी में क्या करता है, हर एक वर्क प्रोसेस का अपना अपना एक स्पेस होता है। मेमोरी के अंदर एक अपना अपना स्पेस होता है। जब मेमोरी का मैं टॉपिक बताऊंगा ना, 2-3 घंटे की एक टॉपिक होगी सिर्फ सिर्फ मेमोरी वाले पे, क्योंकि मेमोरी मैनेजमेंट जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है SAP एप्लीकेशन के लिए या कोई भी एप्लीकेशन के लिए। ठीक है, तो मेमोरी मैनेजमेंट जब बताऊंगा तब समझ में आएगा कि ये डायलॉग जो अपना स्टोर करता है रेफरेंस वाला डेटा, वो कहाँ पे होता है, जिसको हम कैसे मेमोरी भी बोलते हैं। वो डेटाबेस से कॉपी करके बफर के पास रख लेता है, SAP बफर में चला जाता है। तो NQ, NQ का समझ में आ गया। जी जी। और V का मतलब क्या होता है? अपडेट। अपडेट। और अपडेट जो है मैंने बताया था, देर आर टू टाइप ऑफ अपडेट, V1 और V2। ठीक है, और अपडेट से तुम्हें पता चल गया होगा कि अपडेट वर्क प्रोसेस का काम क्या होता है। अपडेट वर्क प्रोसेस का काम होता है टेबल में एंट्री अपडेट करना, इंसर्ट करना या अपडेट करना। ठीक है, तो जो यदि कोई टेबल में एंट्री को अपडेट करना या इंसर्ट करना है तो डायलॉग वर्क प्रोसेस खुद नहीं करती है, वो दे देती है अपडेट वर्क प्रोसेस को करने के लिए। और जैसे ही अपडेट वर्क प्रोसेस काम शुरू करता है NQ जो है उस टेबल को लॉक कर देता है।
तो ये जितने भी प्रोसेस चलता है वो कोऑर्डिनेटेड वे में चलता है। जैसे ही अपडेट वर्क प्रोसेस कुछ ट्रिगर करेगा किसी पर्टिकुलर टेबल पे, इमीडिएट एनक्यू पिक्चर में आ जाएगा और उस टेबल को लॉक कर देगा। अपडेट वर्क प्रोसेस अपना काम खत्म किया, एनक्यू उस टेबल को अनलॉक कर देगा। ठीक है, अपडेट ने अपना काम फिनिश किया और वो डायलॉग वर्क प्रोसेस को बता देगा कि हमने वो काम कर दिया। डायलॉग वर्क प्रोसेस उस रिक्वेस्ट को डिस्पैचर को भेज देगा, डिस्पैचर डिस्प्ले कर देगा। इन चीज़ों को समझो बस, ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आर्किटेक्चर समझना। आर्किटेक्चर समझ गए तो तुम्हें 50% काम तुम्हारा आ गया मॉनिटरिंग का। इस वर्क प्रोसेस में एनक्यू कहाँ? दिख रहा है तुम्हें वहाँ पे नीचे जो है ना, DEBMGBS। हाँ दिखाई तो दे रहा है। डी जो है डायलॉग वर्क प्रोसेस है, ई जो है एनक्यू है, वी जो है अपडेट है, एम मैसेज सर्वर है, जी गेटवे है, बी बैकग्राउंड वर्क प्रोसेस है और एस स्पूल है। अच्छा, इसमें सीक्वेंस आपने चेंज करके लिख दिया नहीं? कोई नहीं, सीक्वेंस कुछ भी लिख दो, कोई बात नहीं। DVEBMGS, वैसे DVEBMGS होता है, हाँ, DVEBMGS BMGS होता है। ठीक है, किसी भी सीक्वेंस में लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो पहले जो फोल्डर बनती है वहाँ पे इंस्टेंट डायरेक्टरी के अंदर, वो DVEBMGS के सीक्वेंस में होता है। हाँ, जो एसएपी में इंस्टेंस का जो फोल्डर बनता है वो यही होता है, हाँ। डिस्पैचर वाला। ठीक ठीक है, तो ई स्टैंड फॉर एनक्यू होता है, वी स्टैंड फॉर अपडेट होता है, ओके। एम मैसेज सर्वर होता है, जी गेटवे होता है। बैकग्राउंड वर्क प्रोसेस भी समझ में आ गया, बैकग्राउंड वर्क प्रोसेस का काम क्या होता है। ठीक है, अब बच गया एसपुल वर्क प्रोसेस। अभी तो हमारा मैसेज और गेटवे मैंने नहीं बताया है, मैंने डायलॉग बता दिया, एनक्यू बता दिया, अपडेट बता दिया, बैकग्राउंड बता दिया। ठीक है, अब लास्ट जो है एसपुल वर्क प्रोसेस है। एसपुल वर्क प्रोसेस का काम किसी को पता है क्या होता है? प्रिंटिंग के लिए, प्रिंटिंग। जैसे विंडोज में भी एसपुल सर्वर होती है, ठीक है, विंडोज का भी एसपुल सर्वर होता है, उसी तरह एसएपी एप्लीकेशन का अपना एसपुल सर्वर होता है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइक कन्वर्ट द रिक्वेस्ट इनटू द प्रिंटर फॉर्मेट। वो प्रिंटर के पास रिक्वेस्ट, वो फॉर्मेट को कन्वर्ट करके प्रिंटेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करके और प्रिंटर पे रिक्वेस्ट भेजता है। तो एसएपी एप्लीकेशन से यदि किसी को कोई प्रिंट निकालनी है तो वो एसपुल वर्क प्रोसेस के थ्रू निकलती है। ठीक है, सो एसपुल वर्क प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिंटिंग प्रोसेस। तो ये सारे वर्क प्रोसेस समझ में आ गया? किसी भी वर्क प्रोसेस में कोई डाउट? ठीक है, अब आ गया मैसेज सर्वर एंड गेटवे सर्वर। मैसेज सर्वर मैंने लास्ट टाइम थोड़ा सा डिस्कस किया था, किसी को कोई आइडिया है व्हाट इज यूज ऑफ द मैसेज सर्वर? मैसेज सर्वर जब पिक्चर में आता है, एक से ज्यादा सर्वर होते हैं ना लॉगिन करने के लिए, लीस्ट सर्वर पर लॉगिन, लोड बैलेंसिंग के लिए होता है। लोड बैलेंसिंग के लिए होता है, और ये जो है मैसेज सर्वर डिस्पैचर के साथ कम्युनिकेशन करती है। मल्टीपल डिस्पैचर के बीच में जो है कम्युनिकेशन करती है और लॉग ऑन लोड बैलेंसिंग करती है। मीन्स कि जिस सर्वर पे ज़्यादा लोड है उसको छोड़ के दूसरे पे रिक्वेस्ट सेंड करेगा, जिस पे कम लोड है उस पे रिक्वेस्ट को सेंड करेगा। तो उस जब मैसेज सर्वर पिक्चर में तब आती है जब हमारा एक से ज़्यादा एसएपी एप्लीकेशन होता है, ऐप सर्वर होता है। ठीक है, तो यूजर की रिक्वेस्ट, तो उसमें मैसेज सर्वर का कोई रोल नहीं होता है। मैसेज सर्वर होता है लेकिन उसका रोल नहीं होता, वो कुछ नहीं कर पाता है। ये मल्टीप्लेयर आर्किटेक्चर में आएगा ना? हाँ, उसका यूज ही नहीं होता है, वो सर्विस इंस्टॉल होती है लेकिन यूजलेस होती है। आता है मैसेज सर्वर और एनक्यू सर्वर जो है ना, ASCS इंस्टेंस पे होता है। ASCS जो है अलग बनानी पड़ती है रिसोर्स ग्रुप, ASCS की रिसोर्स ग्रुप अलग बनती है, और बाकी एप्लीकेशन और DB की रिसोर्स ग्रुप अलग बनती है। ठीक है, और गेटवे का क्या काम है? एक्सटर्नल सिस्टम के साथ। अच्छा, उस दिन वो सेव नहीं हुआ था यार, जो हमने क्लास लिया था ना वो सेव नहीं हुआ था। ठीक है, अब गेटवे का काम क्या होता है? गेटवे जो जैसे ये डेवलपमेंट है, ये क्वालिटी है, ये प्रोडक्शन है। ठीक है, 3 सर्वर है, डेवलपमेंट, क्वालिटी, प्रोडक्शन। अब तीनों के बीच में RFC के थ्रू कम्युनिकेशन हो रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे गेटवे आता है पिक्चर में। गेटवे का ही काम होता है इन दोनों सिस्टम के बीच में
कम्युनिकेशन एनेबल करवाना। ठीक है, RFC जो है क्या करती है, कम्युनिकेशन जो है करती है, लेकिन गेटवे जो है उस कम्युनिकेशन को एनेबल करती है। हाँ हाँ हाँ, आईपी होगा ना, दोनों का आईपी होता है। जैसे ये 5, इसका IP 5 है, इसका IP 6 है, तो इन दोनों के बीच में जो है गेटवे जो है कम्युनिकेशन एनेबल करती है। हाँ हाँ, इसी तरह से होता है। और उसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल यदि इंटरनल करना है या एक्सटर्नल भी करना है, किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के साथ यदि कनेक्टिविटी करनी है SAP एप्लीकेशन की, तो वहाँ पे भी गेटवे पिक्चर में आती है और गेटवे का यूज होता है। ये एक्चुअली एक जब चीज़ एक और से देखना ज्यादा है। इंस्टेंस है, एक से ज्यादा इंस्टेंस है, उनके बीच में हम्म, कम्युनिकेशन के लिए गेटवे यूज होता है यूजिंग RFC, हाँ, है ना। गेटवे जो है, गेटवे का पोर्ट होता है, एक पर्टिकुलर पोर्ट पे गेटवे काम करता है, वो है 33 फॉलोड बाय इंस्टेंस नंबर। जैसे इंस्टेंस डिस्पैचर का पोर्ट कितना होता है, 32 32 फॉलोड बाय इंस्टेंस नंबर। इंस्टेंस इसी नंबर। तरह गेटवे का पोर्ट होता है 33 फॉलोड बाय इंस्टेंस नंबर। समझ गया मैं। डेवलप मैसेज जैसे सर्वर हमारे का भी किसी के लिख पास में लो। मैसेज सर्वर का 36 है, फॉलोड बाई इंस्टेंस नंबर। हाँ, उसी तरह मैसेज सर्वर का 36 होता है फॉलोड बाय इंस्टेंस नंबर। एक से ज्यादा सिस्टम है ऐसे भी आर आर थ्री टीयर में है, जैसे डेवलपमेंट, क्वालिटी और अपना प्रोडक्शन, तो उनके बीच में अगर कम्युनिकेशन हमने बनाना है तो वहाँ गेटवे सर्वर पिक्चर में आएगा। यही हम्म, मतलब हुआ ना इसका। हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक है, ये समझ में आ गया गेटवे और मैसेज सर्वर। ठीक है, अब देखो मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ। जैसे मैंने स्टार्टिंग किया था कि यूजर आईडी और पासवर्ड की रिक्वायरमेंट होती है SAP एप्लीकेशन में लॉगिन करने के लिए। ठीक, तो यूजर आईडी और पासवर्ड जो है, जब हम एंटर करते हैं, चाहे वो राइट है या रॉन्ग है, वो SAP डिस्पैचर चेक नहीं करती है। ठीक है, वो डायरेक्ट डायलॉग वर्क प्रोसेस को सेंड कर देती है। अब डायलॉग वर्क प्रोसेस क्या करता है, हाँ, डायलॉग क्या करता है, ये देखता है कि ये जो है ना लॉगिन का रिक्वेस्ट है, यूजर चाहता है SAP एप्लीकेशन में लॉगिन करने के लिए। ठीक है, तो वो भेज देता है उस रिक्वेस्ट को यूजर कॉन्टेक्स्ट के पास, क्योंकि लॉगिन का काम क्या है, लॉगिन तो कितने देर में होगा, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में लॉगिन कर लेगा कोई भी आदमी, यदि सही यूजर आईडी पासवर्ड डालेगा तो। ठीक है, तो टास्क किसको करना चाहिए आइडियली, डायलॉग वर्क प्रोसेस को करना चाहिए। ठीक है, तो क्योंकि लेस टाइम कंज्यूमिंग टास्क है, तो डायलॉग वर्क प्रोसेस क्या करता है, वो किसी को नहीं देता, खुद ही उस रिक्वेस्ट को भेज देता है यूजर कॉन्टेक्स्ट के पास। अब यूजर कॉन्टेक्स्ट क्या है, यूजर कॉन्टेक्स्ट जो है SAP बफर के अंदर एक ऐसा स्पेस होता है जहाँ पे यूजर का सारा इंफॉर्मेशन स्टोर होता है। यूजर कॉन्टेक्स्ट का मतलब हो गया यूजर नेम, यूजर का पासवर्ड, उस यूजर को कौन कौन सा रोल असाइन है, वो सारा इंफॉर्मेशन जो है, उस इंफॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, यूजर कॉन्टेक्स्ट। सो व्हाट इज यूजर कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट। सो यूजर कॉन्टेक्स्ट इज नथिंग, हाँ, यूजर कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है, वो सारे इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, जो उनके लॉगन्स के डिटेल्स होते हैं, उनके जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, एट्रीब्यूट्स का मतलब हो गया roles, appropriate authorization, username, password, each and everything stores into this user context. ठीक है, तो डायलॉग वर्क प्रोसेस को पता है कि ये लॉगिन करने के लिए आया है और इसके लॉगिन क्रीडेंशियल को वैलिड करना है, तभी जाके हम इसको SAP एप्लीकेशन में इन करने देंगे। तो वो भेज देता है यूजर कॉन्टेक्स्ट के पास। यूजर कॉन्टेक्स्ट के पास सारा डेटा होता है कि इसके यूजर आईडी ये है और इसका पासवर्ड ये है। यदि तुम यूजर आईडी पासवर्ड करने के, आ गया। अच्छा, क्या समझ में आया, लॉगिन का क्या क्या समझ में आया था। लॉगिन का समझ में ये आया कि जब कोई लॉगिन करता है प्रेजेंटेशन लेयर से, तो वो वर्क प्रोसेस डिस्पैचर के पास, हम्म, डिस्पैचर जो डायलॉग को फॉरवर्ड कर देता है, और डायलॉग क्या करता है, उसको यूजर कॉन्टेक्स्ट एरिया से चेक करता है, इसका यूजर लॉग इन पैरामीटर, रोल्स, ऑथराइजेशन क्या क्या है हम्म, उसके। उसके बाद में अगर वो ठीक है पासवर्ड उसका और यूजर नेम, तो उसको ऑथराइज कर देता है। हम्म, ठीक है,
और यदि वो उसका यूजर आईडी पासवर्ड रॉन्ग है तो उसको क्या करेगा, डिनाई कर देगा। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे एक चीज़ देख लो कि फॉर एग्जांपल एक ये कोई सर्वर है और इसको कनेक्शन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए था, यूजर आईपी एड्रेस, ये एप्लीकेशन सर्वर की एड्रेस, ये आईपी एड्रेस है, इंस्टेंस नंबर 01 इसका इंस्टेंस नंबर है, और एसआईडी ZSD जो है इसका एसआईडी है। ठीक है। तो ये तीनों डाल के जैसे हमने कनेक्शन बनाया यूजर आईडी पासवर्ड डालने के लिए, तो हम जैसे ही यूजर आईडी पासवर्ड डालेंगे ये क्या होगा, डिस्पैचर के पास जाएगा, डिस्पैचर उस रिक्वेस्ट को डायलॉग को भेजेगा, डायलॉग जो है यूजर कॉन्ट्रैक्ट में जाके उसको बोलेगा चेक करो, यूजर कॉन्टेक्स्ट यदि चेक करके जो है यदि करेक्ट पासवर्ड बताया तो लॉगिन कर लेगा, और यदि रॉन्ग पासवर्ड बताया तो लॉगिन डिनाइड करेगा। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे यूजर से ट्राई कर रहे हैं और रॉन्ग पासवर्ड डालते हैं, हमने ये पासवर्ड डाल दिया। ठीक है। ये क्या बताया, नेम और पासवर्ड इज इनकरेक्ट। अब हमने जो बताया हमने क्या बोला, डिस्पैचर के पास गया, डिस्पैचर के पास डायलॉग वर्क प्रोसेस के पास गया, डायलॉग जो है यूजर कॉन्टेक्स्ट में चेक किया, तब जाके आउटपुट दिया। लेकिन ये कितने सेकेंड में हुआ, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में, पता भी नहीं चला कि इतना चीज़ SAP ने कर भी लिया। हमने यहाँ पे सिर्फ आईडी पासवर्ड डाला, उसने इतना सारा प्रोसेस कर लिया। ठीक है। अब इसी में यदि हम सही पासवर्ड डालेंगे तो ये हमें चेक करके लॉगिन करने के लिए दे देगा। वो 900 ऐसा क्लाइंट इसका ना 900 है ना। पासवर्ड क्या है इसका, ठीक है, ये हमें लॉगिन करने के लिए दे दिया सिस्टम में। इस यहाँ पे मेरा नहीं कि यूजर का पासवर्ड चेंज कर देना, मैं भूल गया। क्या है यूजर यूजर 1 यूजर 1 यूजर 01 सॉरी, इसको पासवर्ड मैंने चेंज कर दिया। ठीक है। देख लेता हूँ लॉक तो नहीं है, लॉक भी है तुम्हारा आईडी, लॉक कर दिया। ठीक है। तो ये क्या हुआ कि हमने पासवर्ड सही डाला तो ये लॉगिन हो गई, और यदि हम पासवर्ड गलत डालते तो ये हमें लॉगिन करने नहीं देता। अब मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ, एक ट्रांजैक्शन कोड लिख लेना, SM50 ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या सब दिखा रहा है, DIA डायलॉग वर्क प्रोसेस, ये सारे डायलॉग वर्क प्रोसेस है, UPD ये अपडेट वर्क प्रोसेस है, BTC बैकग्राउंड वर्क प्रोसेस है, SPO एसपुल वर्क प्रोसेस है, UPD2 ये क्या है, अपडेट सेकेंड है। दो तरह के अपडेट बताया था ना, अपडेट 1 और अपडेट 2। तो अपडेट 1 ये है, अपडेट 2 ये है। डायलॉग जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल कितने डायलॉग है, 12 डायलॉग वर्क प्रोसेस है। और बैकग्राउंड कितने हैं, 6 1 2 3 4 5 6। ठीक है। अपडेट 1 अपडेट है और 1 अनदर अपडेट है, सेकेंड अपडेट है। एसपुल के 1 प्रोसेस है, क्योंकि प्रिंटिंग का काम जो है ना बहुत हार्डली होती है, कम ही लोग करते हैं। जहाँ पे जिस ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा प्रिंट आउट निकालते हैं वहाँ पे वर्क एसपुल वर्क प्रोसेस जो है ज़्यादा एलोकेट करते हैं। लेकिन मैक्सिमम क्या होता है, डायलॉग वर्क प्रोसेस होता है, क्योंकि वही जो है रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है और बाकी सबको डिस्ट्रीब्यूट भी करता है और कैलकुलेशन भी करती है। यहाँ पे ऊपर लोड समरी में लोड भी दिखा रहा है, किस वक्त पर क्या कितना लोड है। हाँ यहाँ पे देखो, डायलॉग अपडेट बैकग्राउंड एसपुल अपडेट 2, डायलॉग जो है 12 डायलॉग वर्क प्रोसेस है, आउट ऑफ 12 10 जो है फ्री है, 2 डायलॉग वर्क प्रोसेस यूज में है, और यूज में यहाँ पे रनिंग दिखा रहा है स्टेटस, और ये रनिंग दिखा रहा है। तो 2 डायलॉग वर्क प्रोसेस जो है रनिंग में है। वेटिंग का मतलब है दे आर अवेलेबल, दे आर वेटिंग फॉर द रिक्वेस्ट।
ठीक है, वेट वेट कर रहा है कि कोई रिक्वेस्ट हमारे पास आ जाए, लेकिन कोई अभी आ नहीं रहा। नेक्स्ट जो रिक्वेस्ट आएगा तो फिर वो रेडी रहता है, हमेशा अवेलेबल रहता है यूजर के रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने के लिए। और रनिंग में है तो इसका मतलब वो ऑक्यूपाई है, यूज हो रहा है। जैसे ये यूजर है SAP sys करके यूजर है, ये यूजर जो है एक प्रोग्राम चला रहा है SAP राग, और ये एग्जीक्यूशन जो है ये प्रोग्राम चल रही है और इसकी भी प्रायोरिटी हाई है। ठीक है, तो इस तरह से जो है तुम देख सकते हो। अब समझ में आया कि ये डायलॉग बैकग्राउंड और ये अपडेट और ये क्या है। तो इसमें जो एक चीज नहीं समझ में, अपडेट 1 और अपडेट 2, इन दोनों में क्या हम्म अंतर है, मतलब कैसे, ये इसका थोड़ा सा। अपडेट 1 और अपडेट 2 में अंतर क्या होता है, ये तुम पता नहीं कर सकते हो, लेकिन इंटरनली वो डिवाइड होता है कि कौन से अपडेट जो है अपडेट 1 करेगा और कौन सा अपडेट 2 करेगा। वो इंटरनली जो है ना सारे अपडेट को, क्रिटिकल अपडेट जो होता है वो अपडेट 1 करता है, और लेस क्रिटिकल जो होता है वो अपडेट 2 करता है, लेकिन वी कैनॉट आइडेंटिफाई विच वन इज डूइंग बाय अपडेट 1 और अपडेट 2। लेकिन इंटरनली जो है क्रिटिकल और नॉन क्रिटिकल में डिवाइड होता है। SM13 एक ट्रांजैक्शन कोड होता है जिसमें हम देख सकते हैं कि अपडेट एक्टिवेटेड है, किस कौन कौन सा अपडेट चल रहा है। एस एम यहाँ पे थर्टी वन SM13 यहाँ पे अपडेट रिक्वेस्ट इनिशियल स्क्रीन होता है। यहाँ पे देखो अपडेट एक्टिवेट है। कई बार क्या होता है ना कि ये यदि किसी ने एक्टिवेट डीएक्टिवेट कर दिया, और या सिस्टम बाय डिफ़ॉल्ट इसको डीएक्टिवेट कर दिया किसी भी एरर के कारण, तो उस टाइम पे तुम्हारा सिस्टम का परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगा, और जो भी अपडेट वाला प्रोसेस होगा वो चलेगा ही नहीं, मतलब डेटाबेस में कोई एंट्री नहीं होगी और डंप पे डंप मारेगा सिस्टम। तो ये ये टी कोड होता है, वर्क प्रोसेस ओवरव्यू होता है। वर्क प्रोसेस ओवरव्यू, प्रोसेस ओवरव्यू ये तुम्हें जो मैंने कोड बुक वर्क दिया था, जो मैंने बुक दिया था ना, उसमें एक मॉनिटरिंग करके होगा, उसके अंदर देखो तो टी कोड मिलेगा। ठीक है, टी कोड देखोगे तो लिस्ट ऑफ टी कोड मिलेगा, सबसे नीचे जाओगे ना तो वहाँ पे लिस्ट ऑफ टी कोड मिलेगा, उसमें ये सारे ट्रांजेक्शन कोड होगा। लिस्ट ऑफ टी कोड में देखोगे तो तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, ठीक। इसी तरह मैंने फॉर एग्जांपल ये देखो कि SM50 है। ठीक है, या मैं एक काम करता हूँ, अभी SM12 दिख रहा है। SM12 में ये क्या किस लिए होता है, ये लॉक एंट्री चेक करने के लिए। ठीक है, अभी स्टार का मतलब हो गया कि जितने भी यूजर्स हैं इस सिस्टम के अंदर, SAP एप्लीकेशन के अंदर, किसी के यूजर आईडी से यदि लॉक होगा तो हम देख सकते हैं उसके लॉक को। यदि एक पर्टिकुलर यूजर डालेंगे तो उस यूजर से यदि लॉक होगा कोई टेबल तो वही दिखेगा, लेकिन यदि स्टार यहाँ पे डाल देंगे तो एनी यूजर्स आ जाएगा, मतलब किसी भी यूजर से यदि लॉक लॉक एंट्री होगी तो वो हमें दिख जाएगा। यहाँ पे लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो टेबल लॉक का इन्फॉर्मेशन मिलेगा, यदि टेबल लॉक होगा तो। अब एक जो है ना डीडिक यूजर है, वो इस टेबल को लॉक करके बैठा हुआ, उसमें कुछ चेंजेस कर रहा होगा 900 क्लाइंट में। ठीक है, अब मैं दिखाता हूँ मैं क्या करता हूँ कि एक जैसे देवेश का यूजर है, यूजर 1, इसको मैं एडिट करता हूँ। एडिट करने का मतलब है कुछ चेंज करूँगा, अपडेट करूँगा डेटाबेस टेबल में। ठीक जी। है, और मैंने इसका लास्ट नेम डाल दिया, देवेश कुमार कर दिया। क्या नाम है, देवेश। USR01 एक टेबल होता है, USR01 के अंदर ये सारे यूजर का इन्फॉर्मेशन होता है, तो उसमें हम इसको अपडेट कर रहे हैं। तो अपडेट कर रहे हैं तो मतलब हम इस पर्टिकुलर टेबल में कुछ काम कर रहे हैं, तो इस टेबल पे कोई दूसरा अभी काम नहीं करना चाहिए। तो जैसे ही अब हम, अभी तक तो हमारे पास ये एक ही लॉग दिख रहा था, जैसे हम रिफ्रेश करेंगे तो एक नया लॉक दिखना चाहिए इस नाम से। देखो इसने अनुराग करके यूजर आईडी बन गया, और USR04 जो है इसमें यूजर का टेबल है। USR02, USR01, USR02, USR03, 4, ये सारे UMR से रिलेटेड टेबल होता है। ठीक है, तो ये इसको इसने लॉक कर दिया इस टेबल को।
और जैसे ही हम ये इसको सेव करके, हाँ एनक्यू ने लॉक कर दिया। अब मैंने इसको सेव कर दिया, और सेव करने के बाद इस ट्रांजैक्शन कोड से बाहर आ गया, और अब यदि रिफ्रेश करोगे तो ये लॉक हट जाएगा। ठीक है, तो ये रियल टाइम चेंजेज हो गए ना, मतलब। रियल टाइम चेंजेस होता है। ये समझ में आया? हम्म, हाँ, बट वो रियल टाइम दिखा रहा है ना। हाँ, तुम एडिट एडिट मोड में जैसे ही ले जाओगे टेबल को, ये लॉक कर देगा। उस टेबल को लॉक कर देगा, कोई दूसरा ना करता है। हाँ, कुछ भी यदि तुमने एडिट मोड में ले गया, एडिट का मतलब है कि तुम या तो चेंज कर रहे हो, तो इंसर्ट कर रहे हो, या अपडेट कर रहे हो, कुछ ना कुछ तो तुम कर रहे हो। वो वो लॉक एनक्यू वर्क प्रोसेस को सिर्फ इतना पता चलता है कि तुम कुछ एडिट कर रहे हो, तो जैसे ही तुम एडिट मोड में ले गए, वो उसको लॉक कर देगा उस टेबल को। सर ऐसे में तो, सर एक क्वेश्चन है। बोलो बोलो। मैं ये पूछ रहा था, ऐसे में तो कोई भी यूजर किसी को लॉक कर सकता है ना? कोई भी यूजर, जैसे मतलब स्टार पुट कर दिए तो इसमें जितने भी यूजर है वो सारे दिख जाते हैं। तो वो लॉक दिखेगा, कोई लॉक कर नहीं सकता है मैनुअली, वो तो एनक्यू करता है ना लॉक। जी। वो एनक्यू लॉक करता है। ये हम देख सकते हैं कि कौन कौन से टेबल लॉक है। हम मैनुअली किसी पर्टिकुलर टेबल को लॉक नहीं कर सकते हैं। लॉक और अनलॉक करने का काम जो है, वो एनक्यू वर्क प्रोसेस का ही है। हम सिर्फ इस टेबल में जाके देख सकते हैं कि कौन कौन से टेबल लॉक है, और किस किस यूजर ने लॉक करके रखा हुआ है। यहाँ से हम फोर्सफुली उसको हटा भी सकते हैं। हाँ, यहाँ से उसको डिलीट कर सकते हैं, एंड दैट इज नॉट रिकमेंडेड। लेकिन यदि मोर देन 48 आवर से कोई पर्टिकुलर टेबल लॉक पड़ा हुआ है, तो उसको हम डिलीट कर सकते हैं लॉक को। अनलॉक कर सकते हैं यहाँ से। हम्म, हम्म, हाँ हाँ। हम्म, हाँ, वो जैसे हमने देखो और यहाँ पे क्या किया, इस एसएपी यू में एस एक आर जीरो ऑप्शन एडिट मोड में ले और भी गया। होता है। ठीक है, एडिट मोड में ले जाते ही ये क्या होगा, ये आ जाएगा लॉक। ठीक है, अब क्या है कि ये ऐसे छोड़ के चला गया सेशन, अब इसका लॉक लॉक ही पड़ा हुआ है। लेकिन किसी यूजर को अब USR04 में कुछ और काम करनी है, वो कर नहीं पाएगा। ठीक है, अब हम एक और सेशन क्रिएट करते हैं यहाँ से। ठीक है, और हम यहाँ से SU0, एक एक चीज़ पहले देखो एक चीज़। अब हम इसी को जो है ना, यहाँ पे एडिट कर रहे हैं, तो ये क्या हमें बोल रहा है कि मेंटेनेंस ऑफ यूजर 01 लॉक्ड बाय यूजर अनुराग। ये बोल रहा है कि आप इसमें कुछ भी चेंजेज नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये यूजर को ऑलरेडी लॉक कर रखा है अनुराग ने। अच्छा, और दूसरा यूजर ठीक है, डालेंगे तो ठीक है। हाँ, उसका दूसरे अलग यूजर टेबल को कर होगा सकते फिर। हो, दूसरे यूजर को कर सकते हो। तो दूसरा उसकी अलग अलग होगी ना टेबल होगा। प्रॉपर्टी, उसकी अलग हाँ। प्रॉपर्टीज होगी ना। ठीक है, तो ओके। अब इसमें, हाँ, हम्म, हम्म, हम्म। नहीं नहीं, वो अपना काम कर सकता है, वो ये तो टेबल को लॉक कर रहा है ना, ये तो उस पर्टिकुलर टेबल को लॉक कर रहा है। मतलब इस यूजर में, इस टेबल में यदि कुछ एंट्री करना है, मतलब USR01 के कुछ प्रॉपर्टी में यदि कोई चेंजेज करनी है, जो उस पर्टिकुलर टेबल का एक पार्ट है, उस पार्ट को इसने लॉक कर दिया। अब यदि हमें इसमें कुछ कोई दूसरे यूजर को इसमें चेंजेज करना है, तो वो नहीं कर पाएगा जब तक ये लॉक हटेगा नहीं। ठीक है, सेम यूजर में अब, नहीं कर पाएगा, डिफरेंट हाँ, में कर अब सकता क्या है, अब क्या है कि ये लॉक लगा हुआ है। अब ये यूजर जो है ना, ऐसे एडिट मोड में छोड़ के चला गया, लेकिन हमें कुछ चेंज करना है, तो हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ से, या तो यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं, या यहाँ से जा करके डिलीट कर सकते हैं। तो इसको हम यहाँ से डिलीट कर देंगे, डिलीट लॉक एंट्री, यस। है। तो वो क्या है कि सेव जो उसने जो एडिट किया था वो हट जाएगा। वो हट जाएगा। हट नहीं ठीक है, रहेगा। यहाँ पे उसका रिफ्रेश डाटा सेव करोगे नहीं तो होगा उसमें। वो एंट्री हट गई। अब ये जो है, ये जो यहाँ पे सेव कर रहा होगा, वो एंट्री सेव नहीं होगी। ठीक है, अब लॉग यदि एंट्री हट गई ना, तो जैसे ये चाहता था कि हम एडिट कर ले, तो ये अब एडिट कर पाएगा, पहले नहीं कर पा रहा था, हमा- अब ये कर पाएगा। हमारे यहाँ इस तरह के केस आते हैं कि जैसे क्या है ना कि कई बार रिमोट लोकेशन पर कोई किसी टेबल में चेंज कर रहा है कोई यूजर, तो उसमें क्या हम्म, होता है कि उस पीरियड में उसका कम्युनिकेशन टूट गया, ब्रेक हो गया। हम्म,
तो ब्रेक हो जाता है, तो कई बार कोई टेबल फंस जाती है, जब दोबारा लॉगिन करता है ना उसमें और कुछ चेंज करने की कोशिश करता है तो कर नहीं पाता है, तो उस टाइम हमको ये डिलीट करना पड़ता है। इस तरह का केस आता है हमारे। ये समझ में आया एनक्यू का क्या काम है? टेबल एंड उसमें मेमोरी जो ओनली। उसमें जो वो एनक्यू वर्क प्रोसेस ने लॉक लगा रखा था, वो लॉक हटा दिया हमने डिलीट करके। तो लॉक में जैसे अपडेट कर रहे थे कुमार को, तो सिर्फ कुमार तो डिलीट होगा। हाँ, वो अपडेट नहीं होगा। अच्छा, अपडेट नहीं होगा, वहां से सिर्फ लॉक जो लॉक हट रखे थे जाएगा। उसको। हाँ, वो हट जाएगा। दूसरा आदमी उसमें चेंजेस कर पाएगा, दूसरा आदमी एडिट कर पाएगा। ठीक है, समझ में आया? जी। यूजर कॉन्टेक्स्ट का पता चल गया। अब तुम्हें जी। डायलॉग का भी पता चल गया, एनक्यू का पता चल गया, अपडेट का, मैसेज का, गेटवे का, बैकग्राउंड का, एसपुल का, ये सब कुछ समझ आ गया। डिस्पैचर का काम समझ में आ गया, डिस्पैचर का काम क्या है। यूजर कॉन्टेक्स्ट समझ में आ गया, यूजर बफर समझ में आ गया। यूजर बफर वो बफर होता है जो कुछ फ्रिक्वेंटली यूज डेटा जो है डेटाबेस से कॉपी करके अपने पास रख लेता है, जो फ्रिक्वेंटली SAP यूज बफर। एसएपी अपने जैसे पास रख लेता है। जैसे तुमने अभी लॉगिन किया, ठीक है, और 2-4 ट्रांजेक्शन कोड चलाया, ST22 चलाया, या फिर जो SM12 चलाया, या SU01 चलाया, तो ये तुम्हारा इन्फॉर्मेशन जो है ना SAP बफर में रख लेता है। तुम यदि दोबारा चलाओगे तो फटाफट यहीं से बफर से ही दे देगा, उसको डेटाबेस में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और वो डेटा तब तक रहेगा, फ्रिक्वेंटली होता है। फॉर एग्जांपल यदि 10 दिन या 15 दिन रिसेंटली डेटा है तो वहाँ रखेगा, लेकिन यदि तुमने 10 दिन तक लॉगिन नहीं किया, या उसमें फिर वो जो ट्रांजेक्शन कोड बफर में रखा हुआ था तुमने वो यूज नहीं किया, तो वो वापस जो है ना वहाँ से रिमूव हो जाएगा, दूसरे का डेटा रखना शुरू कर देगा, क्योंकि इसके पास उतना स्पेस नहीं रहता है कि पूरा का पूरा डेटा अपने पास रखा रहेगा। या ये फिर जब रिसेंट तक एप्लीकेशन सर्वर स्टार्ट नहीं करेंगे। हाँ, या तो एप्लीकेशन सर्वर रिस्टार्ट नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे रैम लगी रहो। ये जो बफर होती है ना एससीपी बफर, ये रैम के अंदर होती है। और रैम क्या होता है? नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होता है। वॉलेटाइल मेमोरी का नेचर क्या होता है? जैसे ही पावर कट हुआ तो वो मेमोरी में से सारा डेटा इरेज हो जाती है। ठीक है, तो ये बफर में वही डेटा होता है जो रिसेंटली यूज डेटा होता है। करेंटली जो चला रहे हैं उसको बफर में रखेगा, बाद बाकी को। रिसेंटली करंटली तो रहेगा ही रहेगा। रिसेंट में जो यूज होगा, मतलब 2-4-5 दिन के अंदर जो डेटा यूज हुआ है, वो सारा भी रहेगा इसमें। इसमें प्रोसेस होती है लेकिन रिकमेंड नहीं होता है करने का। इसमें भी वो चीज़ है, ठीक है, उसके थ्रू हम इसको इस बफर को क्लीन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उससे उससे क्या होगा कि एसएपी एप्लीकेशन और स्लो ही हो जाएगी। अब क्या है कि जो डेटा बफर के अंदर है, हाँ, यदि ओवरफ्लो होगी बफर, कई बार होता है कि बफर ओवरफ्लो कर जाती है, उस टाइम पे सिस्टम का रिस्पॉन्स बहुत ही डाउन हो जाता है, क्योंकि नेक्स्ट रिक्वेस्ट को जो है ना, नेक्स्ट डेटा को वहाँ से कॉपी करने का स्पेस ही नहीं बचता है, तो उस टाइम पे हमें इसको क्लीन करना पड़ता है। लेकिन ओवरफ्लो का सिचुएशन बहुत ही रेयर केस में आती है, नॉर्मली जो है हम इसको क्लीन नहीं करते हैं। हाँ, जब एसएपी एप्लीकेशन हम रिबूट लेते हैं, प्रॉपर प्लान डाउन टाइम होता है, उस टाइम पे ओएस लेवल पे एक क्लीन आईपीसी करके कमांड होती है, उस कमांड से उसको क्लीन कर देते हैं, सो दैट कि गार्बेज बफर जो है अवेलेबल ना रहे, नया बफर जो है फिर से क्रिएट हो जाए। इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें वो डेटाबेस के अंदर ही होती है, और ये रैम के अंदर एक अलग से बफर बनती है जब हम इंस्टॉलेशन करते हैं एसएपी एप्लीकेशन, और वो बफर वाला पार्ट जो है रैम का पार्ट होता है, और उसमें डेटा कॉपी होती है डेटाबेस से। अब हमारे पास 3 चीज बच गया। ठीक है, 3 चीज क्या क्या बच गया? ये स्क्रीन इंटरप्रेटर, एवैप इंटरप्रेटर, और एसक्यूएल इंटरप्रेटर। ठीक है, अब इंटरप्रेटर और एक और है वहां पे रेड कलर में देख रहे हो, टास्क हैंडलर है। ठीक है, तो इंटरप्रेटर का काम क्या होता है? इंटरप्रेटर वर्ड से ही तुम्हें लग रहा है क्या है कि ये किसी चीज के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है, इंटरप्रेट कर रहा है। ठीक ट्रांसलेट है, करना के।
हाँ, तो ये जैसे एबैप है, एबैप क्या, जैसे एसएपी एप्लीकेशन जो डेवलप हुआ है वो कौन सी लैंग्वेज में डेवलप हुआ है? एबैप लैंग्वेज में डेवलप हुआ है। ठीक है, एडवांस बिजनेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो जावा तो जावा जावा लैंग्वेज में डेवलप हुआ है। ये एबैप वाला जो है, जो जो मेन एसएपी का कंपोनेंट है वो एबैप है, और एसएपी जो है जावा में भी चल रहा है। तो जावा तो जावा में डेवलप हुआ है, लेकिन एबैप जो है एबैप लैंग्वेज में डेवलप हुआ है। ठीक है, तो एबैप के जो है ना कोड होते हैं, उनके कुछ एम्बेडेड कोड होते हैं। ठीक है, तो ये कोड के बीच में जो है यूजर की रिक्वेस्ट को जो है प्रोसेस करने के लिए ये इंटरप्रेटर यूज होता है। अब जैसे क्या है कि कोई डेवलपर है, जो एबैप का डेवलपर है, उसने कोई प्रोग्राम बनाया। ठीक है, अब उस प्रोग्राम को इंटरप्रेट करने के लिए ये प्रोग्राम एबैप इंटरप्रेटर यूज होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये प्रोग्राम को, एबैप प्रोग्राम को इंटरप्रेट करता है। आया समझ में? नहीं आया? जैसे कस्टमाइजेशन का कोई प्रोग्राम बनाया, किसी ने कोई रिपोर्ट कस्टमाइज की, कुछ भी किया अब ऐप डेवलपर ने, तो उसके लिए अगर कोई रिक्वेस्ट आएगी तो उसको करेगा। हाँ, जैसे कोई या डेवलपर ने एक प्रोग्राम बनाया, ठीक है, हम्म, और एक जेड रिपोर्ट बनाई। जेड जब रिपोर्ट क्या करेगा, उस पर्टिकुलर प्रोग्राम को कॉल करेगा, तो वो हम्म, प्रोग्राम के साथ एम्बेडेड हो जाती है और उस यूजर के रिक्वेस्ट को प्रोसेस करती है। ठीक है, उसी तरह से स्क्रीन इंटरप्रेटर है। ये स्क्रीन को इंटरप्रेट का काम करता है। स्क्रीन मतलब क्या हो गया कि जो हम एसएपी जीयूआई पे लॉगिन करते हैं और ये जो मल्टीपल स्क्रीन आते रहता है, जैसे ये है, ठीक है, हम्म, इसके बाद हमने एक नया स्क्रीन ये खोल लिया, फिर 5 या 6 होता है। ये देखो, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीयूआई सेशन रीच्ड, हम्म, 5 से 6 सेशन जो है मैक्सिमम खोल सकते हो। 6 होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एबैप इंटरप्रेटर, स्क्रीन इंटरप्रेटर। और एसक्यूएल एसक्यूएल इंटरप्रेटर का भी वही काम होता है। एसक्यूएल इंटरप्रेटर जो है एबैप प्रोग्राम के साथ जो है ना, एसक्यूएल का जो स्टेटमेंट होता है वो एबैप प्रोग्राम के साथ इंटीग्रेशन का काम करता है और इंटरप्रेट करता है। ठीक है, जी इट इज यूज टू इंटरप्रेट विद एबैप प्रोग्राम। तो ये तीनों इंटरप्रेटर है, इस पे ज़्यादा वो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इसका जो है बुक से जो है एक वो अंडरस्टैंडिंग ले लेना, और 1-2 लाइन जो है ना याद रखना। कहीं इंटरव्यू में पूछ देगा कि 3 इंटरप्रेटर होता है एसएपी एप्लीकेशन के अंदर, स्क्रीन, एबैप और एसक्यूएल, तो उसका क्या काम है, तो वो 1-2 लाइन जो है ना याद रख लेना उसके लिए। बाकी ये कभी भी तुम्हें एक्चुअल में यूज नहीं होगा, बस इंटरव्यू के लिए तुम्हें याद रखना है। जी और ये जो टास्क हैंडलर है ना, ये एक्चुअल में हैंडल करता है इन सारे रिक्वेस्ट को, इस सारे इंटरप्रेटर को। किस टाइप की रिक्वेस्ट आ रही है वो टास्क हैंडलर हाँ, बताया ये तो जो समझ आना। एक्चुअल में जो यहाँ दिखा रहा है ना, ये है वर्क प्रोसेस के अंदर होता है। ये टास्क हैंडलर जो है ना वर्क प्रोसेस के अंदर होता है, और ये टास्क हैंडलर जो है रिस्पॉन्सिबल है इन तीनों इंटरप्रेटर को हैंडल करने के लिए, इंटरप्रेट करने के लिए। ठीक है, तुम बुक में देख लेना एक बार, इसका छोटा डेफिनेशन होगा। द टास्क हैंडलर इज ओनली रिस्पॉन्सिबल टू, it is a part of work process and it is only responsible to handle the interpreters. So interpreters जितने भी है ना, स्क्रीन और एबैप और एसक्यूएल, उसको हैंडल कौन करता है? टास्क हैंडलर करता है। और ये टास्क हैंडलर जो है इट इज ए पार्ट ऑफ वर्क प्रोसेसर। समझ में आ गया? जी नेक्स्ट जो है डेटाबेस लेयर है। डेटाबेस लेयर में कुछ नहीं होता, वहाँ पे डेटाबेस इंस्टॉल होता है। यदि ओरेकल है तो ओरेकल के साथ एक लिसनर आता है और ओरेकल का क्लाइंट आता है। ओरेकल क्लाइंट जो है वो ये सारे इंटरप्रेटर से कनेक्टेड होता है, और लिसनर का पोर्ट होता है 1521 से 17 के बीच में। कोई सा भी डिफ़ॉल्ट पोर्ट 1521 होता है, बाकी कोई सा भी पोर्ट यूज करके एप्लीकेशन की कनेक्टिविटी एनेबल करती है। डेटाबेस वाला पार्ट हम डिटेल्स में करेंगे। एप्लीकेशन का आर्किटेक्चर तुम समझ गए, इसमें कोई कन्फ्यूजन, कोई प्रॉब्लम? बफर समझ में आ गया, यूजर कॉन्टेक्स्ट समझ में आ गया, उसके बाद इंटरप्रेटर आ गया, टास्क हैंडलर आ गया, सारे वर्क प्रोसेस आ गए, मैसेज सर्वर आ गया, डिस्पैचर आ गया। अब तुम्हारा काम क्या है, जो तुम्हारा अगला
एक दो दिन का जो टास्क है, एक समझ लो पहले। जो नेक्स्ट तुम्हारा होमवर्क है, होमवर्क समझ लो। उसमें क्या है कि तुम्हें एक अपने कॉपी में ये डायग्राम बनाना है प्रॉपर, ठीक है। और इस डायग्राम के बाद नीचे में लिखना है डिस्पैचर। डिस्पैचर का पूरा डिस्क्रिप्शन लिखना है अपने लैंग्वेज में। डू नॉट कॉपी फ्रॉम एनी कंटेंट फ्रॉम द इंटरनेट और एनी बुक। अपने लैंग्वेज में, अपने लैंग्वेज में डिस्पैचर का डेफिनेशन लिखना है, डायलॉग वर्क प्रोसेस का, एनक्यू का, अपडेट का, मैसेज का, गेटवे का, सबके बारे में 2 3 4 लाइन जितना लिख सकते हो वो अपने लैंग्वेज में लिखना है। स्क्रीन इंटरप्रेटर, अबैप, एसक्यूएल, ये यूजर कॉन्टेक्स्ट, बफर, डीबी क्लाइंट, डेटाबेस, लिसनर, ये सब के बारे में जो है लिखना है और मुझे व्हाट्सअप करना है इसको। और नए टास्क हैंडलर जो है ना, ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये जो इंटरप्रेटर है ना, यदि डायलॉग वर्क प्रोसेस को कोई काम स्क्रीन इंटरप्रेटर से या अबैप इंटरप्रेटर से या एसक्यूएल इंटरप्रेटर से करवानी है, तो वो अपना जो है फ्री हो जाता है, टास्क हैंडलर को बोल देता है कि भाई इन सब से तुम कोऑर्डिनेट करते रहो, और ये रिक्वेस्ट इसको देते रहता है, ये आगे प्रोसेस कर देता है। ठीक है। टास्क हैंडलर इतना सिंपल याद रखो, टास्क हैंडलर इज ए पार्ट ऑफ वर्क प्रोसेस विच इज हैंडल्स द इंटरप्रेटर्स। टास्क हैंडलर जो है सेग्रीगेट करता है, जो रिक्वेस्ट आती है डायलॉग से उनको सेग्रीगेट करता है कि ये रिक्वेस्ट जो है इसके इंटरप्रेटर के लिए है या अबैप इंटरप्रेटर के लिए या एसक्यूएल के लिए है। तो जिसकी रिक्वेस्ट होती है उसके पास उसको सेंड कर देता है। हाँ अब जैसे स्क्रीन जैसे वो बताया ना, कभी स्क्रीन खोलते हैं, न्यू सेशन बनाए हमने उसमें, तो उसको पता था कि स्क्रीन इंटरप्रेटर के लिए, तो उसने न्यू सेशन खोल दिए। अब कोई प्रोजेक्ट प्रोग्राम है या कोई इनबिल्ट एसएपी का प्रोग्राम है जो अबैप में लिखा गया है, ठीक है, उसको हम कॉल कर रहे हैं तो वो अबैप इंटरप्रेटर हो गया। अब डीबी से हमें कोई रिपोर्ट फैच करनी है। इस स्लाइड में जो है ये बस यही है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स लिखा हुआ है। R3 आर्किटेक्चर में इनिशियल रिक्वेस्ट विल स्टार्ट फ्रॉम वेब ब्राउजर GUI से, डिस्पैचर पे जाएगा, डायरेक्ट प्रोटोकॉल जो है वो रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा, फिर मैसेज सर्वर, फिर डिस्पैचर। ये मैंने थोड़ा सा ऐसे ही लिख दिया, इसको देख लेना। इसके बाद ये इसके बारे में भी लिख दिया, डिस्पैचर वर्क प्रोसेस के बारे में डिस्क्रिप्शन, ठीक है। डायलॉग, बैकग्राउंड, एनक्यू, अपडेट, एसपुल, इसको बस थोड़ा सा एक बार रीड कर लेना। और जो एक थंब रूल होता है ना कि मिनिमम टू मिनिमम जो है ना वर्क प्रोसेस होना ही चाहिए। जैसे हमने देखा वहाँ पे 12 डायलॉग वर्क प्रोसेस था, ठीक है, लेकिन मिनिमम 2 तो होना ही चाहिए। 2 से मिनिमम 2 से कम होगा, यदि 1 या 0 डायलॉग वर्क प्रोसेस कर दिए तो एप्लीकेशन ही नहीं स्टार्ट होगा, क्योंकि मिनिमम जो है रिक्वायरमेंट है 2 तो होना ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद बैकग्राउंड वर्क प्रोसेस जो है, बैकग्राउंड वर्क प्रोसेस के बारे में भी लिख दिया। एनक्यू जो है ओनली 1 एनक्यू प्रोसेस एग्जिस्ट इन एसएपी एप्लीकेशन, वो जो है लॉक अनलॉक करने के लिए। अपडेट जो है मिनिमम 1 अपडेट पर प्रोसेस रिक्वायर्ड एंड मोर देन 1 प्रोसेस पर डिस्पैचर इज अलाउड, ठीक है। एक डिस्पैचर पे मोर देन 1 जो है अलाउ कर सकते हैं, लेकिन एक तो चाहिए ही चाहिए। उसी तरह से मिनिमम जो है स्पूल वर्क प्रोसेस होता है, उसमें एक तो कम से कम होना ही चाहिए, बाकी ऊपर हो सकता है ज़्यादा, ठीक है। मैसेज सर्वर है, गेटवे है, और एक एडिशनल इसमें जो है ना इंटरनेट कम्युनिकेशन मैनेजर है विच इज ओनली रिस्पॉन्सिबल रिक्वायर्ड फॉर जावा इंस्टेंस। सो जब हम अबैप और जावा के बीच में डिफरेंस पढ़ेंगे तो उस टाइम पे इसकी रिक्वायरमेंट होगी। ये जो है एक ही होती है और ये जावा में होती है, जावा इंस्टेंस में होती है इस ICM का। और अबैप में भी होती है जहाँ पे HTTP और HTTPS रिक्वेस्ट आती है। एक SM ICM करके ट्रांजेक्शन कोड होता है, उसके अंदर HTTP, HTTPS और SMTP प्रोटोकॉल का पोर्ट नंबर कॉन्फ़िगर होता है, तो वहाँ पे भी ICM जो है ये पिक्चर में आता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ देयर इज ओनली 1 ICM पर SAP इंस्टेंस, द ICM रिसीव्स रिक्वेस्ट फॉर HTTP और HTTPS प्रोटोकॉल and forward it to the ABAP dispatchers for further processing, ठीक है। यहाँ पे देखो DBEBMGS लिखा हुआ, ये इंस्टेंस जो है, इंस्टेंस की डायरेक्टरी का नेम होता है। SAP यूजर
का जब हम SAP एप्लीकेशन इंस्टॉल करोगे ना, तो इंस्टेंस डायरेक्टरी के अंदर ये डायरेक्टरी बनती है। जब इंस्टॉलेशन स्टार्ट करूँगा तब उसमें उस टाइम पे तुम्हें इसकी ज़्यादा क्लियरिटी होगी। अभी जस्ट अंडरस्टैंडिंग कर लो। ये DBEBMGS 01 का मतलब है इंस्टेंस नंबर तुम्हारा 01 है, 02 का मतलब है इंस्टेंस नंबर 02 है, 03 का मतलब है इंस्टेंस नंबर 03 है। ठीक है, ठीक है। ये वही सेम है, अरब का आर्किटेक्चर है। वेब ब्राउज़र से जो रिक्वेस्ट आती है वो ICM पे जाती है, और SAP GUI से जो रिक्वेस्ट आती है वो वेब डिस्पैचर पे जाती है। ठीक है, मैसेज सर्वर जो है, मैसेज सर्वर का काम क्या है? डिस्पैचर, दोनों डिस्पैचर के बीच में कम्युनिकेशन करना। ये इस पे यदि इस डिस्पैचर के पास भी अपना डायलॉग वर्क प्रोसेस अपडेट और सारे वर्क प्रोसेस होते हैं, उसी तरह इसके पास भी अपना डायलॉग अपडेट बैकग्राउंड सारे वर्क प्रोसेस है। तो ये मैसेज सर्वर क्या करेगा? ये दोनों के डिस्पैचर से कोऑर्डिनेट करेगा, और जिसके पास कम लोड होगा रिक्वेस्ट उसके पास सेंड करेगा। ठीक है, ये अलग अलग है। यहाँ पे जो दिखाया है ये पिक्चर, ये इसके लिए रिक्वेस्ट है और ये इसके लिए रिक्वेस्ट है। यदि ये दोनों को कंबाइन कर देंगे तो ये SAP GUI का रिक्वेस्ट डायरेक्ट मैसेज सर्वर के पास आएगा, ये डिस्पैचर के पास नहीं जाएगा था। जैसे वेब ब्राउज़र से कोई भी रिक्वेस्ट जाएगी ना, तो वो रिक्वेस्ट किसके पास जाएगी? ICM के पास, इंटरनेट कम्युनिकेशन मैनेजर के पास। लेकिन यदि SAP GUI से कोई रिक्वेस्ट जाएगा तो वो डिस्पैचर के पास जाएगा। जैसे अभी दिखाया था ना हमने, SAP GUI से तुमने जो लॉगिन किया तो वो डायरेक्ट डिस्पैचर के पास गया था। ठीक है, तो SAP GUI से कोई भी रिक्वेस्ट आती है तो वो डिस्पैचर के पास जाएगी। लेकिन यदि HTTP ब्राउजर के थ्रू करेंगे, वेब ब्राउजर के थ्रू करेंगे, तो वो रिक्वेस्ट ICM के पास जाएगा। सर्विसेज होती है, जिस तरह से जो है ना ये क्या बोलते हैं, गेटवे होती है या मैसेज सर्वर होता है, उसी तरह से ये सर्विसेज होती है। जब आप SAP को प्रेजेंटेशन लेयर पे वेब ब्राउजर से यूज करेंगे, वहां पे ये यूज होता है, तब ये यूज होता है। तो यहाँ पे दो इंस्टेंस है, एक सेंट्रल इंस्टेंस बताया था ना C है, और डायलॉग इंस्टेंस D है। सेंट्रल इंस्टेंस को प्राइमरी एप्लीकेशन सर्वर बोलते हैं और डायलॉग इंस्टेंस को एडिशनल एप्लीकेशन सर्वर बोलते हैं। ठीक है, तो ये दो इंस्टेंस है, ये दो इंस्टेंस है। लेकिन ये जो दिखाया हुआ है कनेक्टिविटी प्रेजेंटेशन लेयर से, ये सेपरेट दिखाया हुआ है। ठीक है, लेकिन यदि हमें इन दोनों सिस्टम का यूटिलाइजेशन मतलब एक सिंगल इंस्टेंस के रूप में करेंगे, तो ये SAP GUI का रिक्वेस्ट डायरेक्ट मैसेज सर्वर पे आएगा, और इसका भी रिक्वेस्ट मैसेज सर्वर के पास आएगा, और मैसेज सर्वर इंटरनली डिस्पैचर से कोऑर्डिनेट करेगा, लोड बैलेंसिंग का काम करेगा। अच्छा, इसमें वर्क प्रोसेस के नेम जो लिखे हुए हैं, ये आगे पीछे मतलब उससे फर्क नहीं पड़ता ना। DD है मतलब दो डायलॉग वर्क प्रोसेस है, B अपडेट एक है, ENQ है, B बैकग्राउंड है, S फुल है, वो नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, नंबर से वो तो सीक्वेंस जो है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट करती है, तो लोग याद रखने के लिए DBEBMGS याद कर लेता है, लेकिन वैसा कोई सीक्वेंस नहीं है। ठीक है, ये उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स लिखा हुआ है कि वो क्या क्या करता है, मैसेज सर्वर का क्या काम है, इसको थोड़ा रीड कर लेना। इट आल्सो कीप्स ट्रैक ऑफ विच इंस्टेंस इज अवेलेबल बाय पीरियडिकली, ये सब थोड़ा सा देख लेना क्या क्या है। वही चीज़ लिखा हुआ जो हमने ऐसे सिंपली बता दिया, वही सेम चीज़ लिखा हुआ। ये उसके लिए है रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग ऐप के लिए, GUI में कनेक्शन बनाते हो, जैसे 122.168.88 ये हमारा सर्वर है, सैंडबॉक्स सर्वर, जिसमें हमने तुम्हें लॉगिन बना के दिया है। ठीक है, फिर यहाँ से जो है इस पे कनेक्शन पे जब ये करते हो तो ये यहाँ पे ये बन गया, इस पे डबल क्लिक करोगे तो स्क्रीन आ जाएगा। ठीक है, ये वाला वही है जो अभी हमने डिस्कस किया, स्क्रीन प्रोसेसर, ABAP इंटरप्रेटर और डेटाबेस इंटरप्रेटर। ये थोड़ा सा डिफरेंट यहाँ पे दिया हुआ, ये एक्चुअल में है नहीं। स्क्रीन इंटरप्रेटर होगा, ABAP इंटरप्रेटर होगा, और डेटाबेस के SQL इंटरप्रेटर, क्योंकि SQL की रिक्वेस्ट जो है डेटाबेस में हैंडल करती है ना, कोई भी डेटाबेस हो तो रिक्वेस्ट जो है SQL स्टेटमेंट के थ्रू जाती है, तो इसीलिए इसने डेटाबेस इंटरप्रेटर लिख दिया। ये एक्चुअल में जो है ना स्क्रीन लिया हुआ है वहाँ से SAP स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट से। ठीक है, बाकी जो है ये बफर है और यूज़र कॉन्टेक्स्ट है। इसमें तुम्हें एक चीज़ मैं एडिशनल बता देता हूँ, ये जो शेयर मेमोरी है ना, शेयर मेमोरी कॉल बफर। ठीक है,
तो इसको SAP बफर बोलते हैं या शेयर्ड मेमोरी बोलते हैं। ठीक है। अब क्या होता है, जैसे ये टास्क हैंडलर है, यहाँ पे स्क्रीन, ABAP और SQL इंटरप्रेटर, तीनों इंटरप्रेटर के पास अपना खुद का मेमोरी होता है जिसे हम इंटरनल मेमोरी बोलते हैं। ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में एक चीज़ बोला था कि ईच एंड एवरी डायलॉग वर्क प्रोसेस हैविंग देयर ऑन मेमोरी। हर एक वर्क प्रोसेस का अपना एक लोकल मेमोरी होता है। वो मेमोरी के टॉपिक में ज़्यादा अच्छे से समझाऊंगा, लेकिन अभी इतना समझ लो कि जितने भी वर्क प्रोसेस है उसका एक अपना लोकल मेमोरी होता है। ठीक है, जिसमें कि वो अपना लोकल इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रखती है। अब क्या है कि जब डायलॉग वर्क प्रोसेस को इन तीनों से काम कराना होता है तो वो किसको बोलता है? टास्क हैंडलर को बोलता है। ठीक है। तो टास्क हैंडलर क्या करता है? टास्क हैंडलर का काम ये भी होता है कि जैसे डायलॉग वर्क प्रोसेस ने यूजर कॉन्टेक्स्ट को सेंड किया था वेरीफाई करने के लिए। क्या वेरीफाई करने के लिए? यूजर का इंफॉर्मेशन। यहाँ पे इसमें क्या किया था, ये डायलॉग इंस्टेंस क्या किया था, ये यूजर चेक करने के लिए, यूजर का डिटेल्स चेक करने के लिए यूजर कॉन्टेक्स्ट में गया था। ठीक है। तो यूजर कॉन्टेक्स्ट में डायरेक्ट डायलॉग वर्क प्रोसेस खुद नहीं जाता है। ठीक है। वो क्या बोल देता है? टास्क हैंडलर को बोल देता है, या तो इससे काम करा लो या यहाँ से इन्फॉर्मेशन ला के दो, क्योंकि खुद ये दूसरे काम में बिजी हो जाता है। ठीक है। तो डायलॉग वर्क प्रोसेस ने क्या किया, टास्क हैंडलर को बोल दिया, और टास्क हैंडलर जो है वेरीफाई कर लिया यूजर का डिटेल्स यहाँ पे। ठीक है। अब ये टास्क हैंडलर का काम क्या होता है, इसने देखा जो ये यूजर का कॉन्टेक्स्ट है ना, ये यूजर का कॉन्टेक्स्ट, जो ये यूजर जो है ना, जो पास डिस्पैचर ने डायलॉग वर्क प्रोसेस को भेजा, डायलॉग ने टास्क हैंडलर को बोला कि चेक कर लो यहाँ पे। टास्क हैंडलर जब यहाँ पे यूजर कॉन्टेक्स्ट में देखा तो इस यूजर का इंफॉर्मेशन ही नहीं है टास्क हैंडलर में। ठीक है। यदि यूजर कॉन्टेक्स्ट में इंफॉर्मेशन है तो ये डायलॉग वर्क प्रोसेस खुद ही चेक कर लेगा। यदि यूजर कॉन्टेक्स्ट में इंफॉर्मेशन नहीं है तो ये अपना आगे का काम जो है ना ज़्यादा टाइम वाला हो जाता है वो चेक करने का, क्योंकि ये इसको डेटाबेस में जाके चेक करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये क्या करता है, या बफर से निकालना पड़ेगा, तो ये क्या करता है, उसमें टास्क हैंडलर को लगा देता है, अपना दूसरा काम में बिजी हो जाता है। ठीक है। तो टास्क हैंडलर क्या करता है, अब यहाँ पे आ जाओ। टास्क हैंडलर का काम क्या है? टास्क हैंडलर जो है ये यहाँ से यूजर कॉन्टेक्स्ट से, यूजर कॉन्टेक्स्ट कहाँ है? यूजर कॉन्टेक्स्ट है शेयर्ड मेमोरी के अंदर, SAP बफर के अंदर है। ठीक है। तो ये क्या करता है टास्क हैंडलर, यूजर कॉन्टेक्स्ट से डेटा जो है टास्क हैंडलर अपने पास कॉपी करके ले आता है, उसी पार्टिकुलर टेक्स्ट से कॉपी करके ले आएगा अपने पास। समझ में आया? टास्क हैंडलर क्या करेगा, यूजर कॉन्टेक्स्ट में जाके चेक करेगा, और जैसे ही उसको यूजर कॉन्टेक्स्ट में डिटेल्स मिल गया यूजर का, उसको कॉपी करके अपने पास ले आएगा, अपने टास्क हैंडलर के पास। टास्क हैंडलर के पास अपना खुद का मेमोरी होता है, लोकल मेमोरी, क्योंकि टास्क हैंडलर जो है वर्क प्रोसेस का पार्ट है, और वर्क प्रोसेस के पास मेमोरी है, तो टास्क हैंडलर के पास भी मेमोरी हुआ जी। तो समझ में आया? तो वो लोकल मेमोरी में यूजर शेयर्ड मेमोरी से लोकल मेमोरी, सिंपल एक लेमन लैंग्वेज में समझो कि शेयर्ड मेमोरी से डेटा यदि वर्क प्रोसेस के लोकल मेमोरी में जाती है तो उस प्रोसेस को रोल इन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रोल इन। और जब टास्क हैंडलर वेरीफाई कर लिया डेटा और उस डेटा को वापस यदि वो शेयर मेमोरी में सेंड कर दिया तो उसको रोल आउट बोलते हैं, उस प्रोसेस को। तो क्या है, व्हाट इज रोल आउट एंड व्हाट इज रोल इन? जब टास्क इंफॉर्मेशन लेता है वहां से तो रोल इन हो जाता है, और जब उसको वेरीफाई करने के बाद उसको वहीं भेजता है तो सेंड करता है तो रोल आउट हो जाता है। रोल आउट हो जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखना। इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ सकता है व्हाट इज रोल इन एंड व्हाट इज रोल आउट। सो व्हेनेवर task handler take data from share memory या copy data from share memory, that process called roll in, and once task handler return back those data या transfer the data into the share memory,
दैट प्रोसेस कॉल्ड रोल आउट। शेयर मेमोरी में भेज देता तो शेयर मेमोरी में भेजने के प्रोसेस को रोल आउट बोलते हैं, और जब शेयर मेमोरी से कॉपी करता है अपने पास तो उसको रोल इन बोलते हैं। सर एक चीज, रोल इन तो ये बताए थे कि क्रॉस यूजर डेटा जो होता है वो रोल इन होता है। नहीं गलत पता है, किसने बताया? मतलब ऐसे क्रॉस यूजर डेटा रोल इन होता है, रोल आउट जो होता है यूजर स्पेसिफिक डेटा होता है। नहीं ऐसा नहीं होता। ठीक है, कुछ भी डेटा यदि शेयर मेमोरी से टास्क हैंडलर कॉपी करता है तो उस प्रोसेस को रोलिंग बोलते हैं, और टास्क हैंडलर यदि उस डेटा को वापस शेयर मेमोरी में भेजता है तो उसको रोल आउट। अब जब आगे आगे जाओगे ना तो और डीप में होगा। शेयर मेमोरी भी जो है ना फर्दर डिवाइडेड होता है मल्टीपल पार्ट में, फिर उसके भी मल्टीपल पार्ट है, तो वो डीप में जब मेमोरी वाला चैप्टर पढ़ोगे तो अब और डीप में जाओगे। अभी ये देख रहे हो एरो दिख रहा है ना, तो ये डेटा जो है ना यहाँ शेयर मेमोरी से टास्क हैंडलर में जा रहा है, ये रोल इन होता है, और जब यहाँ से वापस उसी डेटा को भेज देता है तो यहाँ पे रोल आउट लिखा हुआ है। और ये एसएपी का स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स का आर्किटेक्चर है, और एसएपी का स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ रहेगा व्हाट इज रोल आउट एंड व्हाट इज रोल इन। तो कन्फ्यूजन मत होना है कहीं पे कुछ पढ़ के जो है ना, ये मत समझना क्रॉस डेटा को रोल आउट बोलते हैं और क्लाइंट स्पेसिफिक डेटा को रोल इन बोलते हैं। कहीं से कोई गलत इन्फॉर्मेशन मत पढ़ो, जो है एकदम एक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। ये एसएपी का स्टैंडर्ड बुक से लिया हुआ है, और ये इसी प्रोसेस को सिर्फ दिमाग में रखो, बाकी किसी को मत रखना। ठीक है, ये भी वही है मैसेज सर्वर से डिस्पैचर के बीच में। ठीक है, ये जो यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल्स में दिखाया हुआ, ये जो डायलॉग वर्ड प्रोसेस जो टेबल के अंदर एंट्री करती है ना, तो इस तरह से एंट्री कर देती है, और इसी एंट्री को जो है ना यहाँ से, जैसे ये लॉक टेबल है, जो एनक्यू जो है ना अपना लॉक टेबल बनाती है, जहाँ से हम वो SM12 में एंट्री देखते हैं, इसी लॉक टेबल को रीड करती है वो ट्रांजेक्शन। तो ये एनक्यू लॉक करती है, लॉक करने के बाद इस लॉक टेबल में एंट्री कर देती है कि यहाँ पे हमने इस टेबल को लॉक कर दिया इस यूजर के रिक्वेस्ट के थ्रू। ठीक है।